सो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए लेक्चर में। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के में और खास करके मर्न स्टैक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। तो इस पूरे सीरीज में हम लोग अब जावास्क्रिप्ट को एकदम डेप्थ में देखने वाले हैं। हर एक चीज़, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, एकदम बेसिक सी चीज़ हो, मतलब हम लोग शुरुआत ऐसे करने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है, कैसे अपना ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को समझता है। उन सारी एकदम छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे और चीज़ों को एकदम टॉप लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक देखना और साथ ही साथ इस पूरी जर्नी में हम लोग के साथ बने रहना, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए, बिना आप टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अब लेक्चर थोड़ा सा शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हम लोग के डिस्कॉर्ड सर्वर्स के बारे में। अगर अब तक आपने डिस्कॉर्ड सर्वर्स को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्कॉर्ड सर्वर्स ज्वाइन करो। लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करिए। अब बात आती है इसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम लोग के लेक्चर्स हो रहे हैं, जो भी हम लोग की वीडियोस आती हैं, उससे रिलेटेड या उसके अलावा भी किसी भी चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, आप डिस्कॉर्ड पे इजीली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोग वहाँ उन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही इजीली बात कर सकते हैं। इसलिए एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए हम लोग के पास डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो इतनी चीज़ तो क्लियर है। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग को रखते हैं साइड में। अब शुरू करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट जो कि वेब डेवलपमेंट की एक जान होती है। बिना जावास्क्रिप्ट के वेब डेवलपमेंट हम लोग सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बिना जावास्क्रिप्ट के वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट जो अपना फर्स्ट लेक्चर है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट आखिर में है क्या, ऐसी तो क्यों चीज़ें ऐसी बन गई इसके अंदर कि जावास्क्रिप्ट की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, जावास्क्रिप्ट को इतना हुआ क्यों बना दिया गया कि जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप जान रहे होंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि जावास्क्रिप्ट है क्या, क्यों जावास्क्रिप्ट, हम लोग को चाहिए भी क्यों जावास्क्रिप्ट, इन दो चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल वे में लिखा है, जावास्क्रिप्ट इज द ब्रेन ऑफ वेब। ठीक है, ब्रेन ऑफ वेब। अब ब्रेन क्यों कह रहे हैं? अब देखो, ब्रेन का काम क्या होता है, चीज़ों को सोचना कि चीज़ें कैसे काम करेगी। अब जैसे मेरे हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं बात करते वक्त, मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, मेरा ब्रेन सोच रहा है। ठीक है, मतलब जो मेरा बॉडी है वो एक स्ट्रक्चर है खाली। कैसे मेरी हैंड मूवमेंट्स रहेंगे, कैसा मेरा हैंड दिखता है, मेरे हाथ कैसे दिखेंगे, मेरी नाक कैसे दिखेंगी, ये सारा मेरा एक लेआउट है। और ये लेआउट काम कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें मेरा ब्रेन सोच रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही जो HTML और जो CSS है, वो बेसिकली हम लोग के लेआउट्स हैं कि मेरी हड्डी कैसे होंगी, मतलब कि मेरा जो HTML है, बटन्स कैसा होगा, वो चीज़ें HTML का पार्ट है। CSS क्या कर रहा है कि मेरा स्किन कलर क्या होगा, मेरी आंखें कैसी होंगी। और अगर HTML में बात करें तो उस बटन का कलर क्या होगा, बटन के टेक्स्ट का कलर क्या होगा। तो वो तो हो गया अपना HTML और CSS वाला पार्ट। बट अब उस बटन के क्लिक पे मुझे होना क्या चाहिए, बटन पे क्लिक पे मैं कहता हूँ लॉग इन हो जा बंदा। ठीक है, मतलब कुछ काम करवाना है उस पर। तो वो सारी चीज़ें कौन बताएगा, वो सारी चीज़ें बेसिकली जावास्क्रिप्ट बताता है अपनी वेबसाइट को। ठीक है, चलो पहली चीज़ क्या समझ में आई कि वो एक ब्रेन है, मतलब कौन से एलिमेंट को कैसा काम करना है, कैसा बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें कौन बता रहा है, जावास्क्रिप्ट बता रहा है। सबसे पहली पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावास्क्रिप्ट के बारे में नोट करने वाला। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ अपनी नोट्स बनाते चलना, और अगर नहीं बना रहे तो मैं कहता हूँ फिर भी बनाओ, थोड़ी बहुत चीज़ें बनाओ। जब आप खुद से लिखते हैं चीज़ों को तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। हालांकि ये पूरी जो नोट्स है आपको मैं डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे दे दूंगा। ठीक है, तो ये नोट्स भी आपके पास रहेंगी और आपकी खुद की जब हैंड रिटन नोट्स भी आपके पास होंगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, चलो अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। इट ब्रिंग्स इंटरैक्शन प्लस एक्शंस मूवमेंट टू वेब पेजेस। अब जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि एज अ बॉडी मैं चीज़ों को मूव करवा रहा हूँ, मेरे हाथ मूव हो रहे हैं, मेरी बार बार जो हेड मूवमेंट है वो भी हो रहा है कि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, फिर मैं कैमरा में देख रहा हूँ। तो बिल्कुल वैसा ही जावास्क्रिप्ट में चीज़ें वेब पेज पे कैसे मूवमेंट होंगी चीज़ें। मतलब मैं चाहता हूँ एक वेब पेज पे एक स्क्रॉलर बन जाए, तो मैं वो स्क्रॉलर क्रिएट कर सकता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, मैं चाहता हूँ बटन के क्लिक पे कुछ ऊपर से बारिश जैसी होने लग जाए अपनी वेबसाइट में,
वो भी चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट से करवा सकते हैं। ठीक है, अभी मतलब मैं फिलहाल ये बताना चाह रहा हूँ कि वो इंटरैक्ट करने में मदद करेगा, कि बटन के क्लिक पे ये हो जाए, बटन के क्लिक पे फॉर्म सबमिट हो जाए। ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? जावास्क्रिप्ट बताएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहूँ, जो थर्ड पॉइंट बताता है कि विदाउट जेएस जो अपनी वेबसाइट है वो एक फोटो की तरह है, स्टैटिक फोटो की तरह है। मतलब जैसे अगर मैं मेरी ही फोटो खींच के मैं दीवार पर टांग दूं, वो फोटो किसी काम की नहीं होगी। ना वो देख सकती है, ना वो चल सकती है, ना वो बोल सकती है। और अगर बोलने लग जाएगी तो सामने वाले की फट के हाथ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फोटोज नहीं बोल सकती हैं। तो वो फिर एक अलग ही केस में ले जाएंगे चीज़ों को। बट जो मैं हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। अब ये मैं सारी चीज़ें कैसे कर पा रहा हूँ? बस अपने ब्रेन की वजह से। वैसे ही जो अपनी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली पोस्टर की तरह होती हैं, कि हमेशा आप पहली बार वो पोस्टर को देख रहे हैं या 100 दिन बाद उस पोस्टर को देख रहे हैं, वो पोस्टर बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। उसकी ना एज बढ़ेगी, उसकी ना कुछ होगी, ना वो मूवमेंट कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट जब हम लोग की वेबसाइट, हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बना देते हैं, जब उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको लिंक कर देते हैं, तब हम लोग उसको एक वर्किंग वेबसाइट की तरह यूज कर सकते हैं, जो एक प्रॉपर वेबसाइट की तरह काम करेगी। ठीक है, तो ये तो था जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट क्या है। अब क्यों जरूरी है? अब देखो, ऊपर के 3 पॉइंट्स में हम लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरी है, बट कहाँ कहाँ जरूरी है वो जानते हैं। देखो, पहला बोलता है टू मेक बटन वर्क। सेम एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि बटन के क्लिक पे मैं चाहता हूँ यूजर लॉग इन हो जाए, वो करवा सकते हैं हम लोग। सेकंड, टू शो अलर्ट्स एंड पॉपअप। अब देखो, बहुत बार हम लोग को अलर्ट्स चाहिए होते हैं, जावास्क्रिप्ट देगा। पॉपअप्स, जावास्क्रिप्ट देगा। उसके अलावा क्या? उसके अलावा जब हम लोग को कुछ फॉर्म वैलिडेट करना है, अब देखो यूजर बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन सही हो, कुछ इंफॉर्मेशन गलत हो। अब उन सारी चीजों को प्रॉपरली मैनेज करने का काम भी कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट कर रहा है। एनिमेशंस क्रिएट करना है, जावास्क्रिप्ट। जो कि एनिमेशंस के ऊपर हम लोग एक बहुत डेप्थ में बात करेंगे इन फ्यूचर। हम लोग इसमें एक जी सैप की पूरी प्लेलिस्ट लाएंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे एनिमेशंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, बट हम लोग अभी फिलहाल मर्न स्टैक पे फोकस करते हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट कितनी पावरफुल है। मतलब वो आपको वेब ऐप बना के दे रही है, ठीक है, वो आपको इंटरैक्टिविटी ऐड करके दे रही है, ठीक है। अगर आपको एनिमेशंस बनाना है, जावास्क्रिप्ट। जो भी चीज़ करवानी है आपको आपकी वेबसाइट में, 90% ऑफ टाइम जावास्क्रिप्ट आपका काम कर देगी। मर्न स्टैक में तो देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट ही मेन लैंग्वेज है। रिएक्ट जेएस सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट चाहिए। आपको बैकएंड के सर्वर्स क्रिएट करने, जावास्क्रिप्ट चाहिए। जो भी लॉजिक लिखना है बैकएंड में, वो जावास्क्रिप्ट से लिखेंगे। तो इसका मतलब मर्न स्टैक में स्पेशली जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ना ही सिर्फ मर्न स्टैक में, कोई भी स्टैक आप यूज करें, इंटरएक्टिविटी लाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट ही चाहिए होगी। ठीक है, चलो, बहुत बेहतरीन। तो मुझे लगता है मोटा माटा कि जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट क्यों जरूरी है, ये चीज फिलहाल आपको समझ में आ गई होगी। अब जब हम लोग बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की, तो टॉपिक्स पे बात करने से पहले हम लोग को थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट जो है वो आई कहाँ से, क्यों है जावास्क्रिप्ट, कैसी है जावास्क्रिप्ट, कब इसका स्टार्ट हुआ, वो सारी चीजें देखते हैं। अब देखो, पूरी हिस्ट्री को मैं शॉर्ट में करके बताऊं, तो एक अपने भाई थे जिसका नाम था ब्रेंडन ईक। ठीक है, ब्रेंडन ईक। उन्होंने, वही वो महान पुरुष थे जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया था। अब जावास्क्रिप्ट, कहा जाता है कि जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी केवल 10 दिनों में। अब कुछ कुछ जगह 10 दिन लिखा है, कुछ कुछ जगह 15 दिन लिखे हैं, कुछ कुछ जगह 20 दिन लिखे हैं। बट मान के चलो कि 10 से 20 दिन के गैप में उन्होंने ये प्रोजेक्ट बना दिया था। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट 10 से 20 दिन में सिर्फ बन चुकी थी। बहुत बढ़िया। किसने बनाई थी? ब्रैंडन ईक ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1955 में बनाई थी, सॉरी 1995 में बनाई थी। ठीक है, चलो 1995 में बनाई थी, ब्रैंडन ईक ने बनाई थी, और लगभग 10 दिन ले लिए थे। ठीक है, अब सोचो 10 दिन के अंदर जावास्क्रिप्ट डेवलप होके आ चुकी थी। ठीक है, अब आपने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए होंगे, या नहीं किए होंगे तो आपने HTML CSS पे भी प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए होंगे। अब 10 दिन में एक ऐसी चीज बनाना, जो पूरे वेब डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है या जो फ्यूचर था, वो सारी चीजें जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड होने वाली थी। तो 10 दिन के अंदर एक ऐसी चीज बिल्ड कर देना जो उस लेवल की हो, वो तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, बट शुरू में क्या बनाया उन्होंने? उन्होंने बताया कि चलो क्यों ना एक ऐसी लैंग्वेज बनाऊं जो वेब पेज को इंटरैक्टिव बना दे। हालांकि जो काम जावास्क्रिप्ट कर ही रही है, उन्होंने ये चीज सोचा था।
और उन्होंने सोचा चलो फॉर्म वैलिडेशन को हम लोग नहीं कर पाते हैं तो कुछ क्रिएट करते हैं, तो वो भी आइडिया जावास्क्रिप्ट में रखा था उन्होंने। और सिंपल टू यूज एक्शंस जो ब्राउजर में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे ऑन क्लिक, माउस मूव के ऊपर, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने ऐड की थी उस समय। ठीक है, तो जो पहले जो स्टैटिक वेबसाइट जो बन रही थी, जो एक पोस्टर की तरफ से दिख रही थी, अब उसमें हम लोग इंटरैक्शन कर पा रहे थे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ये इस भाई के जैसे जिसका नाम है ब्रेंडन ईक। ठीक है, चलो, अब 10 दिन में बन गई। अब 10 दिन में कोई भी चीज़ बनती है तो वो एकदम, मैं कह सकता हूँ, अप टू लेवल, जो भी चीज़ों को होना चाहिए बिल्कुल वैसी नहीं होती है। हम लोग भी जब एक किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, या कोई एक नया सॉफ्टवेयर या कुछ एक नई चीज़ बना रहे एकदम स्क्रैच से, तो शुरुआत में हम सब जानते हैं कि वो पहले दिन से परफेक्ट नहीं होती है। जैसी अपनी जर्नी है वेब डेवलपमेंट की, पहले दिन से कोई भी वेब डेवलपमेंट में परफेक्ट नहीं होता है। विद टाइम धीमे धीमे वो अपनी गलतियों को समझता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और धीमे धीमे चीज़ों को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल उसी तरह 10 दिन में बना के तो रख दिया, बट 10 दिन में बनाया तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना एक इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। तो उसको मैनेज करने के लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठाई गई जिसका नाम है ECMAScript। ECMA, देखो यहाँ लिखा है मैंने, ECMAScript, स्टैंडर्ड नेम है ECMAScript, ES नाम से भी जानते हैं। अब ये ECMAScript है क्या? मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप ऑफ पीपल है, मान लो सिंपल सा, मतलब मान लो ये झुंड है लोगों का। ये लोग झुंड क्या करता है बैठ के? ये झुंड काम करता है जावास्क्रिप्ट को मैनेज करने का। अब आप बोलोगे मैनेज करना, क्या मैनेज करना है इसमें, कि कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये नहीं। मैनेज करने की जब बात आती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता है। जैसे कुछ नए फीचर लाने, ECMAScript डिसाइड करेगा। ठीक है, कुछ पुराने फीचर्स को डिलीट करना है, ECMAScript मैनेज करेगा। कुछ पुराने फीचर्स को अपडेट करना, प्रॉपरली उसको एक ऐसे लेवल पे लेके जाए जिसमें एरर्स कम हो, वो कौन डिसाइड करता है? ECMAScript। मतलब जो भी चीज़ें ऐड करना, रिमूव करना, वो सारी चीज़ें कौन करता है? ECMAScript करता है। कैसे करता है? बहुत सारे वर्जन्स लाके। जैसे अभी लेटेस्ट में जो मेजर अपडेट जो आया था, मेजर अपडेट वो था ES6, जो 2015 में आया था। वहां से ही मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू हुआ। अब आप बोल रहे हो कि वर्जन्स कैसे आ गए, वर्जन्स में कैसे उसको हम लोग कह पा रहे हैं कि वो एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई? तो उसके ऊपर भी टेंशन मत लो, इसी पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग उसके आगे बात कर रहे होंगे। प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान दो, बस फ्लो के साथ चलो, मैं गारंटी देता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, इतना ही समझ के रखो कि जावास्क्रिप्ट ब्रेंडन ने बनाई थी। अब 10 दिन में बनाई थी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने धीमे धीमे स्टार्ट किया उस चीज़ों को। अब उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कम्युनिटी बैठा ली जिसका नाम था ECMAScript। वो मैनेज करती कौन सी चीज़ें ऐड होंगी, कौन सी चीज़ें रिमूव होंगी और कौन सी चीज़ों को हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो मेजर अपडेट था वो अपने 2015 का अपडेट था जिसमें नाम हम लोगों ने दिया था ES6। ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आती है। अब जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग कहूँगा बिगिनर्स लोग के लिए, वो तो उनके नाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब भाई देखो, जावा स्क्रिप्ट मिलती है जावा से, तो क्या जावा और जावा स्क्रिप्ट एक ही जैसी है? बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जावास्क्रिप्ट एक अलग चीज है, जावा एक बिल्कुल ही अलग चीज है। दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। बस जावा उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर थी जिस समय ब्रैंडन ईक ने जावास्क्रिप्ट बनाई थी। शुरुआत में इसका नाम था मोचा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जावा ही यूज कर रहे थे, कोई भी जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहा था। तो कहा यह जाता है कि जो ब्रैंडन ईक थे वो अपने फ्रेंड के साथ बैठ के थोड़ा पैक से पैक लड़ा रहे थे। हालांकि जो मेजर आइडियाज हैं वो थोड़े वैसे ही निकल के आते हैं, बट कहा जाता है ये चीज़, जो उनकी बुक्स हैं उसमें लिखी हुई ये चीज़ें। तो वो कहते जब वो लिकर कंज्यूम कर रहे थे तो उन लोग के बीच में एक आइडिया आई कि क्यों ना इसका नाम चेंज किया जाए। और जावा बहुत पॉपुलर थी तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया जावास्क्रिप्ट। बट इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक अलग चीज़ है, जावा एक अलग चीज़ है। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, बस एक मार्केटिंग टेक्निक थी। ठीक है, चलो इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। तो हम लोगों ने एक मोटा माटा हिस्ट्री भी देख लिया और जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली क्या है ये भी चीज़ों को हम लोगों ने एकदम डेप्थ में अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे क्या? अब जावास्क्रिप्ट के दो फेसेस होते हैं। अब टू फेसेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब दो चेहरे में क्यों कह रहा हूं? क्या जावास्क्रिप्ट दोगली है? तो मैं कहूंगा नहीं, दोगली तो नहीं है।
बट जावास्क्रिप्ट दो तरीके से काम करती है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अब दो तरीके से कैसे काम करती है? तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक जावास्क्रिप्ट द लैंग्वेज, दूसरा जावास्क्रिप्ट द डॉम। देखो, सुनने में लग रहा होगा कि अब ये क्या चीज आ गई। हम लोगों ने तो आज तक सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट है, बट अब ये दो पार्ट्स कौन से आ गए? जो जावास्क्रिप्ट द लैंग्वेज आ गया, जावास्क्रिप्ट द डॉम आ चुका है। अब ये चीज क्या है? देखो, बहुत ही ईजी है। लैंग्वेज बेसिकली लॉजिक पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि मुझे कोई पर्टिकुलर टास्क करवाना है, तो वो टास्क कैसे होगा, वो चीज बताता है जावास्क्रिप्ट द लैंग्वेज। ठीक है, अगर अभी क्लियर नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा। फिर जावास्क्रिप्ट द डॉम क्या है? डॉम है एक्शन पार्ट। डॉम का मतलब समझ सकते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। या उससे भी अगर मैं बेसिक चीज में बताऊं, तो डॉम को आप समझ सकते हैं, मान लो HTML एलिमेंट। जब भी मैं कहूं डॉम, तो इसका मतलब समझ जाना कुछ HTML में हम लोग को काम करना है। ठीक है, बट अब आप कहेंगे अगर HTML में ही काम करना था, तो HTML फाइल में हम लोग पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखो, जब भी मैं डॉम बोलूंगा, तो आपको समझना यही है कि HTML में चेंज करना है। बस उसमें एक लाइन और ऐड कर देना कि HTML में चेंज करना है, बट जावास्क्रिप्ट की मदद से। बस, तो जब भी डॉम सुनाई दे, इसका मतलब कुछ HTML एलिमेंट में चेंजेस करने हैं। किसकी मदद से? जावास्क्रिप्ट की मदद से। उस केस में हम लोग कहते हैं डॉम। ठीक है, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा भी है, JS HTML को चेंज, मॉडिफाई और अपडेट कर सकता है। ठीक है, चलो, तो डॉम क्या कर रहा है? चीजों को डील करने के लिए, मतलब HTML से डील करने के लिए, कि मैं चाहता हूँ बटन पे, जब मैं, जैसे हम लोग का डार्क मोड और लाइट मोड होता है, बटन की क्लिक पे काम करता है। अब वो तो HTML में चेंज कर रहा है कि टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जा रहा है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जा रहा है। वो सारे काम मैं जावास्क्रिप्ट द डॉम वाले पार्ट से करूंगा। ठीक है, बट फिर ये लॉजिक वाला पार्ट क्या है? लॉजिक वाला पार्ट आपका एक्चुअल में प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है। जैसे क्या चीज़ें भी समझते हैं, देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी इससे पहले, तो उसमें हम लोग बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। वेरिएबल्स क्या है, तो अभी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो। बट फिलहाल जो भी लॉजिक लिखना है, मान लो मैं चाहता हूँ कि बटन के क्लिक पे जो भी डेटा है अपना, वो बैकएंड पे चला जाए, मतलब API कॉल हो जाए। तो वो सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगा? मैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की मदद से करने वाला हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक ऐसा फंक्शन चल जाए जो मुझे एक रैंडम नंबर दे दे। ठीक है, चलो, या मैं कहता हूँ एक ऐसा कोड चल जाए जो मुझे एक रैंडम नंबर देता रहे, फंक्शन को भी भूल जाओ। मान लो एक ऐसा कोड चल जाए जो मुझे रैंडम नंबर्स देता रहे, बार बार देता रहे। तो वो सारे पार्ट क्या है? लॉजिक पार्ट है। उसका HTML से कोई भी लेन देन नहीं है। तो वैसे पार्ट ऑफ कोड को हम लोग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज साइड में पढ़ते हैं। तो अब लैंग्वेज साइड में कैसे पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, वो तो हम लोग देख चुके हैं। जावास्क्रिप्ट को लिखते कैसे हैं, जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स क्या है, जावास्क्रिप्ट में एरर्स कहाँ कहाँ आती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में देख रहे होंगे। और जब हम लोग ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे, तब हम लोग बढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट डॉम के ऊपर, कि चलो अब मुझे लिखना आ गया जावास्क्रिप्ट, मैं जावास्क्रिप्ट में बातें कर पा रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि चलो इन बातों से, या जो ये लैंग्वेज है, इससे मैं अब HTML से बातें करता हूँ, कि HTML को बताऊंगा कि भाई देखो, ये जो तुम्हारा बटन था, इसको तुम रोटेट कर देना, इसको कहीं दूसरी जगह फेंक देना। वो सारी चीज़ें मैं डॉम में बात कर रहा हूँ। बट जब तक मुझे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही, मतलब अगर मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ आपको, अगर मुझे हिंदी में ही नहीं आता, मुझे हिंदी आती ही नहीं, तो मैं आपको समझा ही नहीं पाता। जाहिर सी बात है, अगर मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं आपको समझा नहीं पाता, मैं किसी और लैंग्वेज का यूज़ कर रहा होता। बट जब मुझे हिंदी आती है, तो मैं चीज़ें आपको समझा सकता हूँ और चीज़ों को चेंज करवा सकता हूँ। ठीक है, ऐसा ही कुछ वहाँ भी है। जब तक मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना नहीं आएगी, जब तक जावास्क्रिप्ट का कोड मैं नहीं लिख पाऊंगा, मतलब सिंटेक्स नहीं जान पाऊंगा, तब तक मैं HTML से मुझे क्या काम करवाना है, मैं वो भी नहीं बता पाऊंगा उसको। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, जावास्क्रिप्ट डॉम से। ठीक है, तो पहले लैंग्वेज सीखेंगे, तो क्या डॉम ज़रूरी नहीं है? तो भाई अगर डॉम ज़रूरी नहीं होता, तब तो फिर मान लो कि वेबसाइट में कुछ कर ही नहीं रहे फिर तो इसका मतलब दोनों ही जो फेसेस हैं उसके, दोनों ही एक्सपेक्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लैंग्वेज साइड पे भी ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ डॉम साइड पे भी ध्यान देना होगा। लैंग्वेज साइड आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा बैकएंड में। इसी सीरीज के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, चलो, और जो डॉम वाला पार्ट है, वो आपको फ्रंट एंड में काम आ जाएगा बहुत ही ज़्यादा। ठीक है,
चलो, तो ये तो थे दो फेजेस कि कैसे जावास्क्रिप्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हालांकि दो पार्ट्स में नहीं, ये पढ़ने का तरीका है कि हम लोग ऐसे पढ़ते हैं चीज़ों को। ठीक है। अब जब आगे बात करता हूँ, तो अब शुरू करते हैं कुछ बेसिक्स के, कि जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स क्या होते हैं। जब भी हम लोग बेसिक्स की बात करते हैं, तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़नी होती हैं। क्या पढ़ना होता है कि जेएस को एचटीएमएल से कैसे कनेक्ट करें, कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है, कीवर्ड्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट में, ग्रामर्स क्या हैं, एरर्स कैसे देखते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या हैं, और कुछ बिल्ट इन फीचर्स। चलो, हर एक टॉपिक पे अब एकदम डेप्थ में धीमे धीमे चीज़ों को लेके जाएंगे, बट बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम धीमे धीमे, एकदम स्मूथ फ्लो के साथ चीज़ों को लेके जाने वाले हैं। अब शुरू होने जा रहा है थोड़ा सा कोड एक्सपेक्ट। अब तक हमने थोड़ी थियोरी देखी, हालांकि थ्योरी इसमें भी होगी, बट अब ये दोनों चीज़ें चलेंगी। अब कोड भी करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग थ्योरीज को भी देखते जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर अब अपने कोडिंग वाले एक्सपेक्ट पे। चलो, अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, कि अपने HTML एलिमेंट में जावास्क्रिप्ट को ऐड कैसे करें। अब देखो, बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपने CSS देख रखा है, तो हम लोग ने वहाँ 3 तरीके देखे थे। अगर आपने नहीं देखा तो इस चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में उसको भी समझाया है। ठीक है, वहाँ ऐड करने के 3 तरीके थे अपने पास। कौन से 3 तरीके थे? एक तो हम लोग इनलाइन CSS लिख रहे थे, बहुत बढ़िया, स्टाइल टैग का यूज़ करके, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके, बिल्कुल चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड जो तरीका था वो हम लोग का स्टाइल टैग का यूज़ करके, जो हम लोग हेड टैग में लिख रहे थे, बहुत बढ़िया। और तीसरा तरीका जो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका था, वो था एक्सटर्नल CSS, कि लिंक टैग का यूज़ करके एक एक्सटर्नल CSS फाइल को मैं लिंक करा था अपने HTML डॉक्यूमेंट से। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी 3 तरीके होते हैं एक अपनी JS फाइल को लिंक करने के। पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल, तीसरा एक्सटर्नल। अब बात आती है कैसे। तो चलो अब चलते हैं कोड की तरफ। मैं सिंपल सा एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं, JS प्लेलिस्ट। ठीक है, JS प्लेलिस्ट नाम से मैंने बना लिया। इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोड में अपना ये ओपन हो जाएगा, फुल स्क्रीन पे कर देते हैं। अब सबसे पहले देखो, बिना HTML के मेरे पास कोई वेबसाइट का बेस नहीं है। तो इसका मतलब, और HTML की सबसे पहला जो लेक्चर था, उसमें भी मैंने कहा था कि बिना HTML के वेबसाइट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो HTML फाइल होनी तो बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं कहता हूँ कि देखो भाई, अपना फाइल्स में एक फाइल क्रिएट करते हैं सबसे पहले, जिसको हम लोग कह देंगे index.html। ठीक है, अपना बॉयलर प्लेट कोड आ गया, और यहां मैं लिख देता हूं मर्न स्टैक बूट कैंप। ठीक है, चलो इतनी चीजें मैंने लिख दी। H1 के अंदर मैं लिख देता हूं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब गो लाइव पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो ये गो लाइव हो जाएगा, मतलब अपने को अपनी चीजें शो हो रही हैं। ठीक है, चलो इतना पार्ट तो बेहतर है। अब वैसे एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ कि इस अपनी जो स्लाइड्स हैं, इसको मैं इस ब्राउज़र से थोड़ा अलग कर लेता हूँ, ताकि चीज़ें मुझे बार बार फुल स्क्रीन और मिनिमाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलो ये चीज़ तो पड़ी अब यहाँ। चलो, अब हम लोग का आउटपुट भी शो हो रहा है, अपने पास अपना कोड भी दिख रहा है। ठीक है, अब जो अपना पहला तरीका है वो है इनलाइन CSS, सॉरी इनलाइन JS। अब इनलाइन JS बेसिकली हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को HTML के साथ कुछ डायरेक्टली काम करवाना होता है। जैसे, अब ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा आगे का पार्ट है, बट मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ क्लिक मी। देखो, जैसे हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, देखो मैंने बटन क्लिक किया, और उसमें मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ, क्लिक करने पे कुछ चीज़ें हो जाएं। अब क्लिक करने पे क्या होना चाहिए? तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पहले मुझे इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा। इवेंट लिस्नर क्या होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पढ़ेंगे, बस फिलहाल सिर्फ देख लो। इनलाइन CSS आप लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे, मतलब यूज करेंगे बट कहाँ करेंगे वो मैं बताऊंगा। बट अभी फिलहाल सिर्फ देखने के तौर पे देख लो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं कि यार मुझे तो पहला ही टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज मत सोचना, आपको चीजें समझ में आएगी, मैं बताता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको चीजें समझ में आएगी। बस
ट्रस्ट करो, थोड़ा सा चीज़ों को टाइम दो, समय के साथ चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सब क्लियर हो जाता है समय के साथ साथ। देखो, मैं कहता हूँ इस बटन पे क्लिक होने पे कुछ काम हो, तो क्लिक होने पे अगर मुझे कुछ भी करवाना है तो इसको हम लोग कहते हैं इवेंट लिसनर। इवेंट क्या होते हैं? यूजर का कोई भी इंटरैक्शन को हम लोग इवेंट कहते हैं। मैं माउस घुमा रहा हूँ पूरी वेबसाइट पे, एक इवेंट है। माउस बटन के पास लेके जा रहा हूँ, वो भी एक इवेंट है। माउस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, वो भी एक इवेंट है। मतलब यूजर जो भी वेबसाइट की स्क्रीन पे कुछ भी करता है, हर एक चीज इवेंट है। हाँ बिल्कुल, इतनी चीज क्लियर है। क्या ये इवेंट है? ठीक है, चलो इवेंट है। अब मैं कह रहा हूँ क्लिक करना है, तो क्लिक करने में मैं कहता हूँ ऑन क्लिक इवेंट। देखो बहुत सारी इवेंट के तो नाम आ रहे हैं, बट ऑन क्लिक फिलहाल सबसे ईजिएस्ट होता है जानने को, कि ऑन क्लिक मतलब इस बटन पे क्लिक हो जाए तब। ठीक है, मैं कहता हूं बटन पे क्लिक होने पे हो क्या। अब देखो, फिर से चीजें थोड़ी सी आगे की है। इसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो चीज मैं अभी लिखने वाला हूं, इसी पर्टिकुलर लेक्चर में आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। बट फिलहाल सिर्फ देखो, मैं कहता हूं अलर्ट कर देना। देखो अलर्ट मतलब कुछ बता देना, और लिख देना इसमें कि बटन BTN क्लिक्ड। ठीक है, ट्रस्ट करो, अलर्ट अगर आपको नहीं पता है तो अभी समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ इस बटन पे क्लिक होगा तो कुछ अलर्ट बना देना। अलर्ट क्या है अभी थोड़ी देर में बात करेंगे उसके ऊपर। और उसके अंदर लिखा होना चाहिए बटन क्लिक्ड। ठीक है, अब अगर मैं आउटपुट देखूं अपना, देखो मुझे बटन दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत बेहतरीन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखो यहाँ बट एक अलर्ट सा आ रहा है जिसके अंदर लिखा है BTN मतलब बटन क्लिक्ड। और यही सेम चीज तो मैंने यहां लिखी थी। बोलोगे नहीं भैया, ये तो हो सकता है जावास्क्रिप्ट ने अपने आप समझ लिया हो कि ये एक बटन है तो उसमें बटन क्लिक लिख के आ जाए। तो देखो मैं इसकी जगह में कुछ हटा देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ अभिषेक। ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब अगर मैं क्लिक करूँ, देखो यहाँ अभिषेक लिख के आ रहा है, मतलब जो भी चीज़ मैं अलर्ट में लिख रहा हूँ मुझे वहां शो हो रही है। ठीक है, अब बोलेंगे अलर्ट क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा समय दो। ठीक है, तो ये तो था अपना इनलाइन CSS, कि मैंने जहां HTML लिख रखा है वही मैं कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड रन करवा रहा हूँ। अब देखो इंटरेक्शन हो रहा है, पहले ऐसी चीजें पॉसिबल ही नहीं थी कि मैं क्लिक करने पे कोई चीज हो जाए, बट अब क्लिक करने पे अपनी वेबसाइट काम कर रही है। यही अपना पहला स्टेप है जावास्क्रिप्ट को समझने का, कि देखो अब हम लोग के वेब पेज से यूजर जो है वो इंटरैक्ट कर पा रहा है, कि भाई क्लिक हो गया, मैं कहता हूँ भाई कुछ और हो गया। ठीक है, जैसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हो तो आपका जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाता है। वो भी क्या है कि इवेंट है। वो भी कैसे हो रहा है? क्लिक इवेंट पे हो रहा है। देखो समझ पा रहे हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट कहाँ काम आ रही है रियल में। ठीक है, हालांकि सब्सक्राइब तो बहुत कम ही लोग करते हैं, बट खैर चलो। इनलाइन CSS, इनलाइन जावास्क्रिप्ट अपनी यहां से क्लियर हो जाती है। अब जो सेकंड है वो है अपनी इंटरनल JS। देखो बहुत सिंपल, बहुत इजी। इंटरनल JS कैसे यूज करना है? स्क्रिप्ट टैग, देखो स्क्रिप्ट टैग ओपन हुआ है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज हुआ है। ठीक है, उसके अंदर कोड लिख देना है। ठीक है, चलो उसके अंदर कोड लिख देना है। अब मुद्दे की बात आती है कि ये स्टाइल टैग जो हम लोग यूज कर रहे थे वो तो हेड में यूज कर रहे थे, बट ये स्क्रिप्ट टैग कहाँ यूज करेंगे? तो स्क्रिप्ट टैग भी हम लोग हेड टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। देखो टाइटल के नीचे आया, मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग। देखो स्क्रिप्ट ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया। और इसके अंदर फिर से मैं अलर्ट वाली चीज यूज करता हूँ। क्यों अलर्ट वाली चीज? मैं चाहता हूँ बार बार आपको मैं एक ही चीज बताऊं, ताकि और नए नए कॉन्सेप्ट आप देख के डरे ना, कि अभी तो आप सोच रहे हो कि अलर्ट क्या आ गया है, यही सबसे बड़ी बात है। बट इसको चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए मैं एक ही चीजों को बार बार यूज करूंगा। मैं कह दूंगा कि वेलकम टू कोड की पाठशाला। ठीक है, मैं कहता हूं स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग में लिख दिया मैंने, अलर्ट कर दिया कि वेलकम टू कोड की पाठशाला। ये जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकता हूं। ठीक है, आउटपुट क्या होगा? जैसे ही मैं आउटपुट देखता हूं, देखो जैसे ही मैं पेज रिलोड कर रहा हूं वैसे ही मुझे अलर्ट मिल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां मैंने कुछ भी नहीं बोला कि किसके बटन पे क्लिक होने पे या किसी और चीज पे। मैं बोलता हूं बस जैसे ही फाइल लोड हो, जैसे स्क्रिप्ट की हुई चीजें लोड होंगी, एक अलर्ट को शो करवा देना। इसीलिए जैसे ही मैं पेज रिलोड करता हूं वो मुझे एक अलर्ट ला के देगा, वेलकम टू कोड की पाठशाला। ओके क्लिक करूंगा, वो चीजें हट जाएंगी। जब मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां मुझे मेरा नाम दिख रहा है। ठीक है, मतलब जो अपना स्क्रिप्ट टैग है वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। चलो बहुत बेहतरीन, इसको करते हैं कमेंट। ठीक है, अब आगे क्या? अब जो अपना आखिरी तरीका था जो कि है एक्सटर्नल CSS, बहुत इजी।
बहुत 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 ज़्यादा इजी। देखो, मैं हेड टैग में यूज़ कर रहा हूँ। हेड टैग में हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट। और देखो इसमें थोड़ा मैं एरो कीज का यूज़ करके आऊँगा कोलन SRC। अब SRC क्या है? जैसे इमेज टैग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था SRC, सोर्स के बारे में बताया था कि कौन सी चीज़ को लिंक करना है। एग्जैक्टली वही चीज़ हम लोग यहाँ बताएंगे। बट क्या हमारे पास कोई फाइल है? हमारे पास तो कोई फाइल ही नहीं दिख रही है। हमारे पास तो सिर्फ एक index.html नाम की चीज़ बनी हुई है। तो अब क्या करें? तो अब एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करते हैं। तो बोलेंगे कैसे क्रिएट करेंगे भैया? तो जब हम लोग HTML क्रिएट कर रहे हैं तो .html लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ, फाइल भी तो एक्सटेंशन होता है। और एक्सटेंशन का काम क्या होता है कि वो अपने पीसी को बताता है एग्जैक्टली कि ये कौन सी फाइल है। ठीक है, .css लगा रहा था, इसका मतलब वो CSS फाइल थी। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट के लिए अपने पास होती है .js वाली फाइल। अब देखो, नाम मैं कुछ भी रख सकता था। मैं यहाँ चाचा डॉट, अब जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो मुझे JS एक्सटेंशन देना होगा। ठीक है, मैं यहाँ चाचा .js भी लिख सकता था। यार मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इंडेक्स पे आया, अब सेम फाइल पे है तो जैसे हम लोग उसमें लिंक करते हैं बिल्कुल वैसे ही डॉट स्लैश लगाने से क्या होगा, जो भी फाइल्स हैं उसके नाम मुझे शो हो जाएंगे। मैं कहता हूँ चाचा .js को मुझे लिंक करनी थी, मैं एंटर क्लिक कर दूंगा। क्या वो लिंक हो गई? हाँ वो लिंक हो गई। कैसे पता? मैं कहता हूँ अलर्ट वाली लाइन को यहाँ से कॉपी करते हैं और चाचा .js में लिंक कर देता हूँ मैं। देखो आ गया। अब होना क्या चाहिए? देखो इसको तो मैंने कमेंट कर रखा है, मतलब ये तो काम नहीं करने वाला है। बट जैसे स्क्रिप्ट फाइल लोड होगी, मैं कहता हूं कि ये अलर्ट शो हो जाए, वेलकम टू कोड की पाठशाला फ्रॉम एक्सटर्नल JS। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ये काम करेगा। अब अगर मैं आउटपुट देखूं तो देखो लिख के आ रहा है, वेलकम टू कोड की पाठशाला फ्रॉम एक्सटर्नल JS। इसका मतलब जो हम लोग की एक्सटर्नल फाइल है वो भी एकदम प्रॉपरली लिंक हो चुकी है। ठीक है, चलो इतनी चीज तो बहुत क्लियर। ठीक है, बोलो चलो इतनी चीज तो समझ में आ गई कि script.src करता हूं जब मैं, तो उससे हम लोग कोई एक अलग से फाइल है उसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज कर रहा हूं तो उसके अंदर जो भी कोड लिखूंगा वो डायरेक्टली काम कर जाएगा, मतलब मुझे अपनी HTML फाइल से कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम इंटरनल CSS है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, चलो CSS के लेक्चर्स रिकॉर्ड करते करते वो थोड़ा सा जबान पे बैठ गया, बट आप स्मार्ट लोग हैं, आप लोगों को चीज़ें पता होंगी। ठीक है, हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इसीलिए इसका नाम एक इंटरनल JS है। और एट द एंड हम लोग के पास इंटरनल JS लिखने का भी एक तरीका होता है। बट अब यहाँ एक छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कभी भी, कभी भी आज से फ्यूचर में जब तक आप वेब डेवलपमेंट करेंगे, बुढ़ापे तक करेंगे, तो बुढ़ापे तक एक चीज का ध्यान रखना खाली, कभी भी स्क्रिप्ट टैग है या जो एक्सटर्नल CSS की जो फाइल है उसको कभी भी हेड टैग में मत लिंक करना। ठीक है, अब आप बोलेंगे तो फिर आपने बताया ही क्यों? देखो, मैं बताना इसलिए चाह रहा था ताकि वहां भी चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि चलो वहां चीजें काम करती हैं, बट आप कह रहे हैं वहां यूज भी मत करना। तो मुद्दे की बात बताओ, यूज कहाँ करें? तो चलो अब मुद्दे की अगर बात मैं बताऊं तो इसको हमेशा जहां अपना बॉडी टैग जहां क्लोज होता है उसके जस्ट ऊपर, मतलब जितने भी HTML का कोड है वो उसके ऊपर रहेगा। जैसे ही HTML का कोड खत्म हो रहा है वैसे ही आपकी ये फाइल होनी चाहिए। तो मैं इसको यहां से कट करता हूं और बॉडी टैग खत्म होने के जस्ट ऊपर कर दूंगा। देखो इसके ऊपर बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी, इसके ऊपर बहुत सारी जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा, सॉरी HTML का कोड रहेगा, बट जावास्क्रिप्ट की फाइल हमेशा अपने लास्ट में होगी। ठीक है, क्लोजिंग बॉडी टैग के जस्ट ऊपर। अब आप बोलेंगे क्यों ऐसा भाई, जब ऊपर काम कर रहा है तो काम करवाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? समझो, अपने प्रोग्रामिंग में, अपने वेब डेवलपमेंट में जब भी वेबसाइट रेंडर होती है कोड लाइन बाय लाइन रीड होता है। मतलब HTML लोड होगा, वो पहले ये लाइन पढ़ेगा, फिर दूसरी पे आएगा, फिर तीसरी पे आएगा, फिर चौथी पे आएगा, फिर पांचवी, छठी, और स्क्रिप्ट पे जब आ जाएगा तो मतलब वो सारी स्क्रिप्ट्स को रन करना शुरू कर देगा। अब स्क्रिप्ट में बहुत बार हम लोग ऐसा चीजें होंगी कि हम लोग बटन के कोड लिख रहे होंगे कि बटन के क्लिक पे क्या करना चाहिए, बटन का कलर क्या होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, वो सारे कोड अब तक यही लिखे हुए थे, और बटन कहाँ बन रहा है? बटन तो हम लोग का नीचे लाइंस में बन रहा है। ठीक है, बटन हम लोग का और नीचे लाइंस में बन रहा है।
तो जब बटन बना ही नहीं है, स्क्रिप्ट फाइल में उसको बटन टारगेट करना था, तो वो समझेगा कैसे कि भाई कौन सा बटन था? आप जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं वो तो अब तक बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि कोड अब तक वहां पहुंचा ही नहीं है। देखो, अभी हम लोग 10th लाइन पे हैं और जो बटन बना है वो 13th लाइन पे बना है। तो जब बटन बना ही नहीं है तो स्क्रिप्ट टाइम में यूज कैसे करूंगा? तो ये तो एकदम ही बहुत ही बड़ा लूप होल है। तो बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा लूप होल है। हालांकि लूप होल नहीं कहूंगा, ये थोड़ी सी वेबसाइट को अपने स्लो कर देता है। अब जब तक बेसिक प्रोजेक्ट है तब तक हम लोग को चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि बेसिक प्रोजेक्ट है, हम लोग चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। बट हम लोग को थोड़ा माइंडसेट चेंज करना है। हम लोग को बस बेसिक प्रोजेक्ट बना के नहीं रहना चाहिए। हम लोग को एज अ वेब डेवलपर या डेवलपर, आप ऐप डेवलप कर रहे हैं, आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, आपको एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो एज अ प्रोडक्ट काम करे। और एज अ प्रोडक्ट में आपको यूज़र के एक्सपीरियंस को भी ध्यान देना पड़ता है। तो उस केस में अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो कोई भी यूज़ करना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए कहाँ यूज़ करें? सबसे नीचे बॉडी टैग खत्म होने से पहले। तो आप बोलेंगे अब इसमें क्या फ़ायदा है? देखो, अपनी वेबसाइट शुरुआत होगी, पहली लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरी लाइन पे आएगा, तीसरी चौथी ऐसे आता रहेगा। अब यहाँ स्क्रिप्ट है ही नहीं, मान लो यहाँ स्क्रिप्ट है ही नहीं, हेड आया, अब बॉडी वाला कोड रन कर गया, मतलब अब जो HTMLs हैं वो अपने क्रिएट होना शुरू हो चुके हैं। और क्रिएट होते होते एट दी एंड वो जावा स्क्रिप्ट को रीड करेगा। और जैसे ही वो देखता है कि अच्छा यहाँ तो एक्सटर्नल फाइल है, अब तो एक्सटर्नल फाइल दिखेगी उसको, तो वो इस फाइल के अंदर जंप कर जाएगा कि मतलब उसने सारा HTML रीड कर लिया। अब वो chacha.js पे जंप कर जाएगा, अब वो इसके कोड को रन करेगा। वो देखेगा क्या करवाना है, ठीक है, अच्छा अलर्ट करवाना है, अलर्ट करवा दो, कुछ और करवाना है, कुछ और करवा दो। ये सारी चीजें देखने के बाद वो वापस से आके अपने आप को रैप कर लेगा कि चलो ठीक है, हो गया, मैं प्रॉपरली लोड हो चुका हूं। तो इससे होगा क्या? आपके एलिमेंट्स पहले से क्रिएटेड है, आपकी वेबसाइट तुरंत शो भी हो जाएगी। देखो, अगर मैं आउटपुट देखूं, मैं यहाँ रिलोड करता हूँ, देखो अब मुझे यहाँ पीछे जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ दिख रहा है, उसके बाद मुझे अलर्ट आता हुआ दिख रहा है। वरना पहले क्या हो रहा था कि पहले अलर्ट आ जा रहा था, उसके बाद जब मैं ओके कर रहा था उसके बाद मुझे जावास्क्रिप्ट और क्लिक मी वाला बटन दिख रहा था। हालांकि जो टाइमिंग था वो मिली सेकेंड्स में था, बट जब बहुत ही बड़ा कोड होता है उस केस में ये टाइमिंग बढ़ सकता है। और अगर ये टाइमिंग बढ़ेगा, यूजर एक्सपीरियंस गिरेगा, और जब यूजर एक्सपीरियंस गिरेगा तो कोई भी आपकी वेबसाइट नहीं यूज करेगा। या अगर आप एक क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो क्लाइंट आपको कंप्लेन करेगा कि भाई मेरी वेबसाइट तो बहुत स्लो चल रही है, इसको फास्ट करो, कैसे भी करके फास्ट करो। वो रात में 12 बजे भी कॉल कर सकता है। क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा, क्या कह सकूं, बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। वो आपकी नींद और चीज़ों को नहीं देखेंगे, वो कॉल कर देगा वो बैठ के। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस था, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्रॉपर हैबिट से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको फॉलो करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको फॉलो आपको करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कि हाउ जावास्क्रिप्ट कोड एक्चुअली रन्स इन द ब्राउजर। ठीक है, अब इसके ऊपर एकदम डेप्थ में बात करते हैं कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। बात होती है कि जावास्क्रिप्ट कोड रन कैसे कर रहा है ब्राउजर में। तो रन करवाने के लिए बेसिकली जो अभी हम लोगों ने बात की वही चीज़ें थी कि JS फाइल हर ब्राउजर में लोड होती है। ठीक है, होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो HTML से लिंक्ड है, और जो भी चीज़ें HTML से लिंक्ड है वो ब्राउजर में लोड होगी ही होगी। अब जो अपने ब्राउजर का जो इंजन है वो कोड को रीड करता है, वो कोड को समझता है, मतलब वो चेक करता है क्या वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। लाइन बाय लाइन चीज़ों को वो चेक करेगा। अब जब वो लाइन बाय लाइन चीज़ों को चेक करता है तो उसमें वो देखता है क्या पहली लाइन सही लिखी है। ठीक है, अगर पहली लाइन सही लिखी है तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। मतलब पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट भी होता है। मतलब जो हमने देखा कि पहली लाइन पे अलर्ट लिखा है, अब करेगा क्या? वो अलर्ट वाली लाइन को एग्जीक्यूट करवा देगा कि भाई तुम काम कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम काम कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वो काम हो गई, वो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन देखता है क्या ये लाइन सही है, अगर वो लाइन सही है उसको भी कहेगा ठीक है जाओ तुम भी एग्जीक्यूट हो जाओ, तुम भी सही हो, एकदम परफेक्ट हो, जाओ जाके एग्जीक्यूट हो जाओ। बहुत बढ़िया। थर्ड लाइन, अब जैसे थर्ड लाइन में कुछ एरर आ गया तो हमारा कोड वहीं रुक जाएगा, उसके आगे वाला पार्ट कभी रन करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग की जो थर्ड लाइन थी उसी में आ गई है एरर। देखो, इसका मतलब एक टाइम में सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट होती है। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट लाइन तभी चलेगी जब प्रीवियस वाली कंप्लीट हो जाए।
जब पहला वाला जो भी टास्क था वो जैसे ही कंप्लीट होगा, तभी जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है या जो ब्राउजर का जो इंजन है, तभी वो जावास्क्रिप्ट की नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को रीड किया उसने, देखा क्या ये चीज़ सही है, हाँ ये चीज़ सही है, अगर वो चीज़ सही है बोलेगा जाओ जाके एग्जीक्यूट हो जाओ। अब जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुआ, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, तब वो वापस से आएगा अपने जावास्क्रिप्ट के कोड पे, वो थर्ड लाइन को चेक करेगा, और अगर उसमें कुछ एरर है वो तुरंत ही वहीं उसको ब्रेक कर देगा। इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाना। ठीक है, क्या होता है, नाम बहुत बड़ी चीज है, बट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का सिंपल से अगर मैं बताऊं मतलब, तो वो सिंपल सा ये बता रहा है कि कैसे, कहाँ और कब चीजें रन होंगी। मतलब क्या ये लाइन सही है कि इसको कब रन करवाना है, जो 3 लाइन ऑफ कोड लिखा है उसमें से कौन सी लाइन पहली है और पहले कौन सा एग्जीक्यूट होना है, वो सारी चीजों का देखभाल कौन करता है, ये अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नाम का बंदा। ठीक है, बहुत इजी। तो मतलब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो बेसिकली एक एनवायरनमेंट बनाता है जहां वेरिएबल्स, फंक्शंस और वैल्यूज स्टोर होती है। इसी इंजन में चीजें कैसे रन करनी है वो चीज वो बताता है। मतलब वो मान लो एक लीडर की तरह काम करता है कि अपनी टीम को कैसे चलाना है। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वो ये बताता है कि अपने जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। देखो तभी उसका नाम है एग्जीक्यूशन। वर्क कैसे करवाएं वो कौन बता रही है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट नाम का बंदा बता रहा है। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का एक इमेजिनरी बंदा है जो हम लोग को बताएगा कि जावास्क्रिप्ट कोड कैसे रन करेगा, लाइन बाय लाइन कैसे चीजें काम करेंगी, वो सारी चीजें ये बंदा बता रहा होता है। ठीक है, अगर कोड में कोई एरर आ जाए, एग्जीक्यूशन वहीं से रुक जाता है और ब्राउजर कंसोल में एरर मैसेज आता है। अब ब्राउजर कंसोल क्या है, अभी हम लोग छोटी सी देर में हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, जैसा कि मैंने भी बताया था। जैसे ही एरर आएगी, एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, बोलेगा पहले इस लाइन को फिक्स करो, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा, वरना नहीं जाने वाला मैं आगे। ठीक है, इतना सा काम अपना ब्राउजर हम लोग के लिए करके देता है। ठीक है, चलो, तो काम कैसे कर रहा है ये तो हम लोग को बेसिकली अब और डेप्थ में समझ में आ गया। हम लोग ने एक और नए इंसान से मिले जिसका नाम था एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो अब तक हम लोग दो बंदों के बारे में जानते हैं। कौन दो बंदे, एक जावास्क्रिप्ट को बनाने वाला ब्रैंडन ईक, और एक जावास्क्रिप्ट में काम करने वाला जिसका नाम है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलो दो लोगों को जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो आज एक चेक बॉक्स पे टिक कर देना कि हाँ मैं जावास्क्रिप्ट के दो लोगों को जानता हूँ। ठीक है, आगे बहुत सारे लोगों को जानेंगे। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कीवर्ड्स क्या है। अब देखो, अब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। कीवर्ड्स बेसिकली हम लोग बहुत जगह यूज़ कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में। जो मैंने अभी बात की थी कि जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, जावास्क्रिप्ट को लिखे कैसे, जावास्क्रिप्ट को समझे कैसे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कीवर्ड उसी में का एक पहला टॉपिक है। ठीक है, अब कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स बेसिकली देखो, मैंने पहली लाइन में लिखा है कीवर्ड्स इज इक्वल्स टू रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व्ड वर्ड मतलब इसमें कौन सा रिजर्वेशन आ गया। अब देखो, कुछ ऐसे वर्ड जिनका जावास्क्रिप्ट में पहले से कोई मतलब फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, फंक्शंस, वैर कीवर्ड, लेट कीवर्ड, इफ एल्स स्टेटमेंट, तो हम लोग इफ कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या इन सारी चीजों का मतलब है, हाँ, जावास्क्रिप्ट में इन सारी चीजों का मतलब है। ठीक है, फिर कोड की पाठशाला, अभिषेक मेरा नाम जैसे, कोड की पाठशाला, या मैं कह सकता हूँ कुछ और नाम ले लेते हैं, मान लो बर्थडे। क्या ऐसी सारी चीजों का जावास्क्रिप्ट में कोई मतलब है। देखो, अगर सिंपल सी बात बताऊं तो कोड की पाठशाला को जावास्क्रिप्ट से, मतलब जावास्क्रिप्ट को कोड की पाठशाला से कोई मतलब नहीं है। हालांकि कोड की पाठशाला को जावास्क्रिप्ट से बहुत मतलब है, क्योंकि हम लोग वही चीज़ों को सीख रहे हैं। बट जावास्क्रिप्ट को कोड की पाठशाला से कोई मतलब नहीं है, उसको पता तक नहीं है कि कोड की पाठशाला कौन है। ठीक है, उसको पता तक नहीं है कि ये जो बंदा बैठा हुआ है वो कौन है। तो वो मुझे तो नहीं जान रहा है, तो क्या मेरे नाम का कोई मतलब है उसके अंदर, नहीं। तो क्या वो कीवर्ड होंगे, नहीं। बट इफ, अगर मैं इफ कीवर्ड बोल रहा हूं, क्या जावास्क्रिप्ट में मतलब है, हाँ है। उसका कोई काम है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या वो कीवर्ड है, बिल्कुल। तो मतलब अगर मैं कीवर्ड को एक छोटा सा रैप अप करूं, ये कीवर्ड ऐसे वर्ड्स जो जावास्क्रिप्ट में कुछ मतलब रखते हैं। ठीक है, पहली चीज, जावास्क्रिप्ट में कुछ मतलब रखते हैं। दूसरी चीज, अब जब कुछ मतलब रखते हैं तो मतलब वो कुछ काम करवाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज आ गई है। तो
इसके अलावा क्या? तो क्या मैं उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं? अब देखो, उसका पहले से कोई मतलब है। ठीक है, पहले से कोई मतलब है। अब मैं चाह रहा हूं कि नहीं, इसका जो भी मतलब था वो जाए तेल लगाने, जो मैं बोल रहा हूं वो करवा दो। तो क्या मैं ऐसा करवा सकता हूं? तो वो हम लोग नहीं करवा सकते। जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया कि लेट, लेट का एक मतलब होता है अपने जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, लेट लेट लिख दिया इज इक्वल्स टू 10, मतलब 2 बार मैं लेट लेट लिख रहा हूं। अब हालांकि ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। अब वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखेंगे। बट कीवर्ड्स क्या है? जिसका कोई मतलब होता है। ठीक है, मतलब के साथ साथ क्या उसको मैं चेंज कर सकता हूं? उसके जो यूज है नहीं। और उसके साथ साथ क्या उसको फिक्स्ड वैल्यूज हैं वो? तो हाँ, वो फिक्स्ड वैल्यूज हैं। तो ये तीन चीज़ आपको कीवर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती हैं। तो कीवर्ड्स जिसका कुछ बेसिक मतलब है, और जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ों को कुछ सेंस करती हैं, ऐसे वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, चलो इतना पार्ट तो बहुत ही ईजी तरीके से क्लियर है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये अब हम लोग को मोटा मोटा पता है। अब कीवर्ड्स को यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ ये चीज़ें यूज़ होती हैं, अभी हम लोग उसको देखते हैं। अब बहुत ही छोटी सी चीज़ है, हाउ टू कैच एरर्स। अब देखो, ब्राउज़र में अपने पास एक डेवलपर टूल है बहुत ही बेहतरीन। हालांकि मुझे लगता है ये स्लाइड थोड़ी पीछे होनी चाहिए थी, बट समझ लेते हैं। अपने पास बहुत सारे डेवलपर टूल्स हैं जो हम लोग को मदद करते हैं चीज़ों को डीबग करने में, चीज़ों को क्रिएट करने में। जैसे अगर आपने मेरी टेलविन वाली वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें हम लोग वेबसाइट से इमेजेस निकाल पा रहे थे। अब वो कैसे निकाल पा रहे थे? इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चीज़ों को उसके अंदर से गेट कर रहे थे। एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग चीज़ों को जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में कहाँ होता है? वहाँ हम लोग एलिमेंट टैब पे थे, नेटवर्क टैब में थे। यहाँ हम लोग कंसोल टैब पे होने वाले हैं। वहाँ जिस भी तरह की एरर अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में होगा, वो सारे एरर्स मुझे वहाँ शो हो रहे होंगे। और इतने बेहतरीन तरीके से शो हो रहे होंगे कि मुझे लाइंस भी लिख के आएंगी कि इस पर्टिकुलर लाइन पे आपका एरर आ रहा है। कैसे आएगा अभी देखेंगे, जैसे कोड लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अब अगर आगे देखते हैं, तो आगे अब हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है जिसका नाम है वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स होते क्या हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आप पढ़ेंगे वो होता है वेरिएबल। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वेरिएबल होती क्या है, या वेरिएबल्स होते क्या है। होती है, होते हैं, वो तो भगवान ही जाने। बट ठीक है, वेरिएबल्स होते क्या हैं प्रॉपर, अगर हिंदी में देखें तो वेरिएबल्स होते क्या हैं। चलो खैर, यहाँ वहाँ की बातें तो होती रहेंगी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स को अगर मैं सिंपल सी एक चीज़ बताऊँ ना, देखो एक कहानी बताता हूँ आप लोगों को। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या अगर मुझे कुछ भी काम करवाना है इसमें अपनी वेबसाइट में, तो मुझे बहुत सारे डेटास के साथ डील करना पड़ेगा। डेटास आप बोलेंगे कैसा डेटास, वेबसाइट में कैसा डेटा? अब देखो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे यूज़र का नाम सेव करवाना है। ठीक है, मतलब ये एक डेटा है, बिल्कुल है। किसका डेटा है? यूज़र का डेटा है। ठीक है, मतलब यूज़र का नाम सेव करवाना है मुझे वेबसाइट में। ठीक है, तो अब वो मैं सेव का करवाऊंगा, पता नहीं। अब जब मुझे पता नहीं, तो इसीलिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने भी डेवलप की, वो उन्होंने एक चीज़ डेवलप की। क्या डेवलप की? वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या है फिर? तो ऐसा मान के चलो, जो जो डेटास जो मुझे सेव करवाने हैं अपने पास अपने कोड में, वो मैं किस में सेव करवाऊंगा? वेरिएबल्स में। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसे डेटास जो मुझे सेव करवाना है, उसको मैं वेरिएबल में सेव करवाऊंगा। तो हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है। तो फिर और क्या हो सकता है, मतलब कुछ और डेप्थ में अगर आप मैं बताना चाहूँ, तो देखो और डेप्थ में अगर मैं बताऊँ, तो देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लो एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर कुछ चीज़ है। ठीक है, एक पुराना वॉलेट पड़ा हुआ है मेरा। अब देखो, या एक छोटा सा एक कार्ड टाइप में चीज़ पड़ी हुई है। देखो ये एक डब्बा है, इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ें रख सकता हूँ। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ें मैं सेव कर सकता हूँ, सिंपल भाषा में समझते हैं। तो मैंने इस डब्बे को उठाया, मैंने ये कार्ड लिया, मैंने बोला तुम इसके अंदर बैठ जाओ, और ये मैंने तुम्हें कर लिया सेव। मैंने तुम्हें स्टोर कर लिया अपने पास। अब ये चीज़ें सेफ है अपने पास, जहां भी मुझे चाहिए होगा मैं बोलूंगा अच्छा मुझे वो कार्ड चाहिए, तो मुझे पता है कि इस ब्लैक कलर के डब्बे पे
इसके अंदर वो कार्ड रखा हुआ है मैंने। तो जब भी मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या यूज़र ने दिया क्या था, या मुझे कार्ड जो दिया था वो कैसा कार्ड था। मैं आऊँगा इस डब्बे के पास, इस डब्बे में देखूंगा और बोलूँगा कि हाँ इसके अंदर मेरे पास एक कार्ड तो है, तो ये कार्ड मैं यूज़ कर लूँगा। तो वेरिएबल बिल्कुल इस डब्बे की तरह है कि जो भी चीज़ें मुझे स्टोर करनी है अपने वेबसाइट में, उसको मैं इसके अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है। तो क्या सिर्फ स्टोर करवाने का काम है? हाँ देखो, स्टोर करवाने का तो काम है, बट इससे एक्सेस करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कैसे? अब मान लो मुझे इसका कार्ड चाहिए था, तो मैंने इस डब्बे को नाम दे दिया, मान लो चिंटू। ठीक है, इस डब्बे को नाम क्या दे दिया मैंने? चिंटू नाम दे दिया। अब जब भी मुझे उस कार्ड की जरूरत पड़ेगी, इस कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि अरे यार वो ब्लैक वाला डब्बा लेके आओ, उस डब्बे के अंदर मुझे कार्ड चाहिए। इतना बड़ा मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बस बोलना पड़ेगा चिंटू यहाँ आ जाओ। बस चिंटू जैसे ही मैं नाम बोलूंगा, तो चिंटू को जैसे ही नाम वो सुनेगा, चिंटू को मुझे बुला रहा है, ठीक है, तो वो डब्बा दौड़ते हुए आएगा और वो डब्बा मुझे अपने आप ही इस वैल्यू को दे देगा। मतलब, तो वेरिएबल्स क्या है? जो भी डेटा है उस डेटा को मैं स्टोर करवा सकता हूँ, और सबसे पहली चीज, और उसको मैं एक नाम असाइन कर सकता हूँ। जब जब मैं वो नाम का यूज करूंगा उस जगह पे मुझे उसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात थी ये, वेरिएबल्स का एक सीधा और सरल अर्थ। ठीक है, बहुत ही इन डेप्थ मीनिंग मैंने आपको वेरिएबल्स की इजीएस्ट फॉर्मेट में बता दी है। ठीक है, इससे तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा। जब वेरिएबल्स की बात तो हम लोगों ने समझ ली कि वेरिएबल्स कैसे हैं, वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है, या वेरिएबल का एक रियल मतलब क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं। देखो, सुपर 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 सिंपल एक्सप्लेनेशन है यहाँ। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों के पास 3 कीवर्ड्स होते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं पहले ही बता चुका, जिसका कुछ मतलब होता है। बिल्कुल होता है। अब मतलब होता है तो कैसे होता है? देखो, पहले हम लोग 3 कीवर्ड्स के बारे में जानने जा रहे हैं। कौन से 3? पहला है वेर, लेट, और तीसरा है कॉन्स्ट। अब देखो, कॉन्स्ट के बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखो, वेरिएबल का मतलब होता है चीजों को चेंज करना। जैसे ये डब्बा मैंने वापस ले लिया, इस डब्बे में मैं चाहता हूँ कि यार अब जो ये कार्ड रखा था ना चिंटू के अंदर, अब ये कार्ड ना रहे, मैं इसको फेंक के इस पुराने वॉलेट को मैं इसके अंदर वापस रखना चाहता हूँ। मतलब मैंने वैल्यू चेंज कर दी। तो चिंटू के अंदर अब जब से दूसरी वैल्यू, जब भी मैं चिंटू बुलाऊंगा, अब इसके अंदर इसको नई वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। अब मान लो इसको मैंने वेरिएबल की जगह, मतलब मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके अगर मैं इसको डिक्लेयर करूंगा, मतलब मैं इसको मैंने कांस्टेंट की तरह बनाया है, तो ये करेगा क्या? इसने अपने अंदर कार्ड को स्टोर किया, बट अब एक काम करेगा, ये अपने आप को कर लेगा फिक्स्ड। बोलेगा अब मैं हो चुका हूं फिक्स्ड, जब भी तुम चिंटू बुलाओगे मैं तुम्हें कार्ड ही दूंगा। अगर तुम उसको अपडेट करने की कोशिश करोगे, मैं ना होने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को प्रॉपरली फिक्स्ड कर दिया है कि अब मैं उसके अंदर की वैल्यूज चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है वेरिएबल एंड कांस्टेंट में। अभी कोड में हम लोग देखेंगे तो और चीजें सिंपल तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब करें कैसे? कैसे करते हैं इसको, चीजों को? देखो, 3 कीवर्ड्स होते हैं, वेर और लेट और कॉन्स्ट। तो अभी ये चीज तो समझ में आ गई कि जब मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिसमें वैल्यूज चेंज हो जाए, तो वो तो वेरिएबल्स हैं। और कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिसमें वैल्यू एक बार जो मैंने दे दी हमेशा वही बनी रहे, तो वो कांस्टेंट होता है। तो देखो, इन 3 कीवर्ड में कॉन्स्ट वाला जो कीवर्ड है, वो तो नाम से क्लियर हो रहा है कि हाँ चलो इसमें तो वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। कॉन्स्ट बेसिकली कांस्टेंट से मिलता जुलता है, तो इसीलिए उसके अंदर तो जो भी वैल्यूज हम लोग डालेंगे वो कभी चेंज नहीं होगी। तो फिर बोलोगे वेर और लेट क्या है? वेर और लेट दोनों में हम लोग वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, चलो इतनी चीज समझ में आई। चलो ठीक है, अब क्या करें, कैसे बनाते हैं इन चीजों को? देखो, मैं अपने कोड पे आता हूँ, कोड पे आ गया, अपनी एक्सटर्नल फाइल का यूज कर रहा हूँ, ये अलर्ट फिलहाल में हटा देता हूँ। अब देखो, छोटा सा सिंटेक्स बताता हूँ। पहले हम लोग यूज करेंगे कीवर्ड। ठीक है, पहले हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। फिर मैं दूंगा स्पेस। फिर मैं बोलूंगा कि जैसे ही मैं कीवर्ड दूंगा, अब कौन से कीवर्ड है?
अब तक हम लोग तीन कीवर्ड को जानते हैं, वैर, लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, मतलब मैं पहले कीवर्ड लिखूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, स्पेस दूंगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने इस वेरिएबल को नाम दिया था चिंटू, तो वैसे मैं कह देता हूं वेरिएबल का नाम दूंगा मैं, वेरिएबल का नाम। ठीक है, बहुत बेहतरीन। उसके बाद क्या, उसके बाद मैं उसके अंदर वैल्यू दूंगा। मैं कहता हूं इक्वल्स टू, देखो जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते थे कि x इज इक्वल्स टू 10, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। बिल्कुल वैसे ही इक्वल्स टू करके जो भी वैल्यू देनी है, देखो जो भी वैल्यू देनी हो वो मैं वहां लिख दूंगा। ठीक है, तो इतनी चीज ये तो हम लोग का था सिंटेक्स के कैसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। बट क्या ऐसे करते हैं, नहीं। कीवर्ड क्या होता है, तीन कीवर्ड्स होते हैं अपने पास, वैर, लेट और कॉन्स्ट। क्या पूरे जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इतने ही कीवर्ड है, नहीं, बहुत सारे कीवर्ड हैं। बट बात समझो, जो वेरिएबल्स क्रिएट करना है उस चीज के लिए हम लोग के पास तीन कीवर्ड है, वैर, लेट और कॉन्स्ट। तो सबसे पहली चीज क्या बोलता है, कीवर्ड लिखो। मैं कहता हूं मैं वैर से कीवर्ड बनाना चाहता हूं, मतलब वैर कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं। तो वैर मैंने यूज किया। वेरिएबल का नाम, नाम आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कह देता हूं चिंटू। ठीक है, और चिंटू के अंदर मुझे वैल्यूज डालनी थी, तो मैंने इक्वल्स लगाया, और इक्वल्स के बाद जो भी वैल्यू मैं देना चाहता हूं ना वो वैल्यू दे सकता हूं। जैसे मैंने 12 दे दिया। ठीक है, बहुत बेहतरीन। एट द एंड सेमीकोलन लगा देना ताकि वो एक लाइन कंप्लीट हो जाए। इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं हम लोग, स्टेटमेंट कहते हैं। जब एक पर्टिकुलर प्रॉपर लाइन हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, चलो, तो एक क्या एक वेरिएबल क्रिएट हो गया ये कि वैर। ठीक है, कीवर्ड का यूज किया, मतलब वैर लिख दिया। वेरिएबल का नाम, हाँ देखो वेरिएबल के नाम की जगह मैंने चिंटू लिख दिया। इक्वल्स तो इक्वल ही रहेगा, और जो भी वैल्यू देनी हो, मतलब मैंने यहाँ 12 दे दी। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अगला कीवर्ड था उसको कैसे यूज करेंगे, मैं बोलूंगा भाई लेट यूज कर लेना, और मैं कहता हूं कि यहां दूसरे वेरिएबल का नाम दे दो x, और x इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, सेमीकोलन लाइन कंप्लीट करने के लिए। तो क्या एक और वेरिएबल बन गया, हाँ ये एक और वेरिएबल बन चुका है। मतलब अब तक हम लोग के पास दो वेरिएबल हैं, एक चिंटू नाम का, एक x नाम का। अब कॉन्स्ट कीवर्ड बचता है, तो मैं कह देता हूं कॉन्स्ट, मैं कह दूंगा कि एज। ठीक है, एज में कह देता हूं 18। ठीक है, तो अब हम लोग के पास यहाँ तीन वेरिएबल्स बन चुके हैं, हालांकि वेरिएबल्स दो ही हैं, एक हम लोग का कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपके मन में बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा होगा कि अबे बड़ा भाई मुझे एक बात बताओ कि जब मुझे वेरिएबल ही क्रिएट करना था तो ये इतने सारे तरीके क्यों। चलो, कॉन्स्ट तो माना कि कांस्टेंट होता है, कि मतलब मैंने अब 18 वैल्यू दे दी, अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चलो उसकी बात समझ में आई। बट वेरिएबल मतलब वैल्यू जिसमें मैं चेंज कर सकता हूं, तो उसके लिए दो तरीके क्यों हैं, ये वैर कीवर्ड, ये लेट कीवर्ड, ये ऐसे दो दो तरीके, क्या कुछ डिफरेंस है, कुछ है चीजें अलग, या ऐसे ही बना दिया गया है, बस 10 दिन में बनाया और दारू पी के बनाया तो ऐसी चीजें बना दी हैं। तो देखो, डिफरेंस तो है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोगों ने शुरुआत में ही बात की थी, एक मेजर अपडेट आया था 2015 में जावास्क्रिप्ट में, उसी की देन है ये चीजें। ठीक है, अब उसी की देन है मतलब, देखो जावास्क्रिप्ट के वर्जन की बात करें ना, तो जावास्क्रिप्ट को दो वर्जन में मानो, एक ES5 और एक ES6। ठीक है भाई, ES5 और ES6, मतलब ES5 पुराना वर्जन है, हाँ, ES6 फिर नया वर्जन हुआ, बिल्कुल। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट के दो वर्जन थे, एक ES5 और एक ES6। ठीक है, बहुत बेहतरीन, इतनी चीज तो अपने को क्लियर है। ठीक है, तो पुराने वर्जन में क्या था, पुराने वर्जन में सिर्फ ये वैर था, मतलब वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका जिसका नाम था वैर। ठीक है, मतलब पुराना वर्जन तो फिर ज्यादा क्लियर था कि एक तरीका था, एक तरीके से बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ कमेंट में, ये है अपना ES5। ठीक है, चलो बहुत बेहतर। फिर ये दोनों लोग कहां से आ गए, ये दोनों लोग आए नेक्स्ट अपडेट में, जो कि मेजर अपडेट था, वो था ES6 वाला अपडेट। ठीक है, मतलब ES5 में अपने पास वैर था, ES6 में हम लोग के पास ये दो आ गए। तो लेटेस्ट वर्जन तो ES6 हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसका मतलब क्या मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये तो पुराना वर्जन हुआ। अब देखो, टेक्निकली अगर कोई और चीज होती
तो उसके अंदर मैं कहता कि हाँ आप पुरानी चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकते। बट आपके ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के जितने भी वर्जन्स हैं वो पहले से इंस्टॉल्ड हैं। तो अगर आप वैर कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तब भी वो काम करेगा, मतलब वो ES5 पे चला जाएगा। अगर आप लेट कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वो ES6 वाले वर्जन को देख लेगा। कॉन्स्ट का यूज़ कर रहे हैं तब भी वो ES6 वाले को देख लेगा। इसका मतलब अगर आपने वैर यूज़ कर रखा है तो आपके कोड में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके जो ब्राउज़र है उसके अंदर सारी चीज़ें जितने भी वर्जन्स हैं वो सब पहले से इंस्टॉल्ड हैं। उसको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत बेहतरीन, इतनी चीज़ें अब तक क्लियर है। बट अब डिफरेंस क्या है? ये तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस था कि ये पुराना वर्जन है, ये नया वर्जन का है। बट ऐसा तो क्या हुआ कि नए वर्जन में ये चीज़ों को लाना पड़ गया? देखो, उसी का डिफरेंस मैंने यहाँ लिख रखा है। क्या लिख रखा है कि देखो ये पुराना जावास्क्रिप्ट है, ES5 से पहले वाला, ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई, मारो गोली इसको। ये होता है फंक्शन स्कोप्ड। ठीक है, फंक्शन स्कोप्ड। अब ये चीज़ क्या आ गई? ये तो बहुत ही एक भयंकर सा नाम सुनाई दे रहा है मुझे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आएगी हम लोग को चीज़ें। लेट है ब्लॉक स्कोप्ड। लो, एक और बहुत बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन कि अब ये ब्लॉक स्कोप्ड क्या है? मॉडर्न जेएस तो चलो समझ में आया कि हाँ लेटेस्ट वर्जन वाला है, बट अब ये ब्लॉक स्कोप क्या है? कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप, फिर से चलो वही चीज़। वैर में तीसरी चीज़ है होस्टिंग इशू। अब एक बहुत भयंकर चीज़, होस्टिंग क्या है? इसमें भी प्रॉब्लम। फिर वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब लेट में हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैर में भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्ट में वैल्यू चेंज होती है, बेस्ट फॉर फिक्स्ड वैल्यू, सॉरी कॉन्स्ट में वैल्यू चेंज नहीं होती है, बेस्ट फॉर फिक्स्ड वैल्यू। तो देखो, कॉन्स्ट के जो नीचे के 2 पॉइंट है बहुत क्लियर है, लेट के नीचे के 2 पॉइंट बहुत क्लियर है, बट वैर के जो नीचे के जो तीनों पॉइंट है वो तो भाई एकदम अलग ही लेवल जहर है, और लेट के भी ऊपर के दो दो। अब कैसे? देखो, फंक्शन स्कोप को पहले समझते हैं। देखो, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन नाम की चीज होती है। फिलहाल बस इतना जान गया, फंक्शन नाम की कुछ चीज होती है जो किस लिए काम आती है? बहुत सारे कोड को एक साथ रैप करने के लिए। मैं चाहता हूँ ये बहुत सारा कोड एक साथ चल जाए। अब एक साथ चलाना है मुझे जब भी, तो उसको मैं एक फंक्शन के अंदर रख दूंगा। बस फिलहाल इतनी सी चीज समझो, बहुत छोटी डेफिनेशन। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा सेंस करी होंगी कि जब बहुत सारा कोड मुझे एक साथ चलाना है तो उसको मैं फंक्शन के अंदर रख दूंगा। ठीक है, ठीक है, मतलब अब देखो, ये लोग है ना सब लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। वैर फंक्शन की रिस्पेक्ट करता है, और ये लोग ब्लॉक्स की रिस्पेक्ट करते हैं। कैसे? क्या बोलना चाह रहे हो? क्यों? मतलब क्या रीजन क्या है इन सारी चीजों का? देखो, फंक्शन का मैं बेसिक सिंटेक्स बताता हूँ, फिलहाल लिख रहा हूँ, टेंशन मत लेना कि फंक्शन अब ऐसा तो क्या लिख दिया मैंने, बट फिलहाल इतना समझो। मैं लिखता हूँ फंक्शन, फंक्शन का कुछ भी नाम दे देता हूँ, ये लिखता हूँ हेलो। ठीक है, और ये फंक्शन बना दिया। हेल्प लिख दिया, कुछ तो मैंने कुछ और ही लिख दिया, हेलो लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने ये वैर कीवर्ड का यूज किया। ठीक है, चलो यूज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेहतरीन। अब इसके अंदर मैं यूज करता हूँ एक इफ कंडीशन का। इफ मैं कहता हूँ 1, ताकि वो चलेगा ही चलेगा। मैं कहता हूँ इफ कंडीशन ट्रू या फॉल्स पे काम करती है, तो मैं लिख देता हूँ ट्रू। देखो, मानता हूँ ये चीजें फिलहाल बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो रही होंगी, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही होगी, बट पहले वाले जो पॉइंट का डिफरेंस समझाने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, मान लो यहां मैंने कुछ लिख दिया, या चलो इसको भी ये नहीं लिखता हूं, इफ कंडीशन में लिखता हूं। फंक्शन बनाया, चलो एक ही चीज जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज पढ़ी वो फंक्शन पढ़ी। ठीक है, क्या है ये फंक्शन? अभी तेल लेने जाने दो, जब फंक्शन की बारी आएगी उस फंक्शन को उस समय हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस कुछ लिखा हुआ सा देख लो बस खाली। अब फंक्शन एक रैपर की तरह है। वैर कीवर्ड इस फंक्शन को रिस्पेक्ट करेगा, मतलब वो बोलेगा कि आपने मुझे फंक्शन के अंदर बनाया। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। वैर कीवर्ड बोलता है आपने मुझे फंक्शन के अंदर बनाया, मैं अपने आप को एक्सेस करने की जो पावर है वो उस फंक्शन के अंदर तक दूंगा। उसके बाहर मैं फंक्शन की जो दायरा है मैं उसको नहीं पार करूंगा, मतलब जो लक्ष्मण रेखा है फंक्शन की उसको मैं नहीं पार करने वाला हूं। फंक्शन के अंदर जहां यूज करना मुझे वहां यूज कर लो, बट फंक्शन के बाहर मुझे यूज नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? चलो देखते हैं। जैसे हम लोग के पास एक चीज थी कंसोल डॉट लॉग। अब बोलोगे कंसोल डॉट लॉग फिर से भगवान, अब ये चीज क्या आ गई है? सबर, थोड़ा सा
इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये कंसोल डॉट लॉग और वो जो अलर्ट है वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे। मैं कह देता हूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग कर देना चिंटू को, ठीक है, चिंटू कर देना। अब देखो मैंने कहा गया था कि वैर क्या बोलता है कि अगर मुझे फंक्शन के अंदर बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज करने दूंगा मैं। और फंक्शन के ब्रैकेट तो देखो यहां तक खत्म हो गए, ये तो मैंने उसके बाद लिख रखा है। अब अगर मैं आउटपुट देखूं अपने जावास्क्रिप्ट कोड का, अपना कंसोल खोलता हूं। कंसोल कैसे खोले? शॉर्ट ट्रिक, कंट्रोल शिफ्ट और जे को एक साथ दबा दो। दबा दिया, देखो यहाँ कंसोल दिखता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ क्या आ रहा है मेरे पास? 12 लिख के आ रहा है। अब कैसे लिख के आ रहा है? चिंटू। अब देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम कर दी मैंने, मैंने ऊपर भी चिंटू बना रखा है। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, मतलब वो चिंटू एग्जिस्ट ही नहीं करता, या चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब अगर मैं देखूँ, देखो अब ये चिंटू जो बना है वो इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर बना है। और वैर मैंने बताया कि फंक्शन को बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो बोलेगा फंक्शन है तो आप ही हमारे प्रभु हैं, मैं आपके बाहर कहीं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूं, देखो यहाँ एक चीज आ रही है, चिंटू इज नॉट डिफाइंड। मतलब जावास्क्रिप्ट जो ये लाइन है, देखो अब लाइन भी दिखा रहा है, चाचा डॉट जेएस और 14। देखो यहाँ भी लिख रहा है चाचा डॉट जेएस 14। क्या 14th लाइन पे था? देखो 14th लाइन पे ही कंसोल लिखा है, मतलब एरर भी मुझे शो हो रहा है। ऐसे ही हम लोग एरर को कैच करते हैं। अब वो बोल रहा है कि नॉट डिफाइंड, मतलब लाइन नंबर 14 तक हम लोग का जावास्क्रिप्ट का कोड जानता ही नहीं है कि चिंटू नाम का व्यक्ति कौन है। क्यों? क्योंकि वैर कीवर्ड क्या बोलता है कि फंक्शन, फंक्शन इज इंपॉर्टेंट है। जहां जहां फंक्शन रहेगा, मतलब जिस भी फंक्शन में मुझे बनाया होगा उसी फंक्शन में मैं यूज होऊंगा। तो अगर मैं इस कंसोल को ऊपर ले जाऊं और इसको मैं पेस्ट कर दूं अपने फंक्शन के अंदर ही, क्या अब आउटपुट आएगा? तो देखो अब तो आउटपुट आ जाएगा। देखो जैसे रिफ्रेश करता हूं तो अब हम लोग को चीजें यहां शो हो जाएंगी। कंट्रोल आई फॉर द कोड सजेशन, कोड सजेशन मुझे नहीं चाहिए, कोई भी कोड सजेशन नहीं चाहिए। कंसोल डॉट आई चिंटू, ठीक है। तो ये कंसोल क्यों नहीं हो रहा है? इसको मैं बंद करके चालू करता हूँ। कंट्रोल आई, गॉट इट, ठीक है। कंसोल डॉट, अच्छा अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ी सी हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, इस फंक्शन को मुझे कॉल भी करना होगा, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज, बट ट्रस्ट करो, इतना तो ट्रस्ट कर सकते हैं। देखो अब 12 आ रहा है, मतलब इस फंक्शन के अंदर जब मैंने यूज किया तब ये वैल्यूज आ रही है, वरना ऐसे ये वैल्यूज नहीं आने वाली थी, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आएगी फंक्शन के अंदर, कि फंक्शन के अंदर बनाओगे वहां यूज कर पाओगे, उसके अलावा नहीं यूज कर पाओगे। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट देखो अब ये चीज बहुत आगे वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे। फंक्शंस जो है वो बहुत, मेरे को लगता है 3-4 लेक्चर्स के बाद हम लोग फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो कुछ ऐसा समझो कि जो फंक्शन नाम का जो कैरेक्टर है, ये आपको अभी अपनी सीरीज के कुछ चौथे या पांचवें एपिसोड में आने वाला है। अभी सिर्फ इसका एक ग्लिम्स देखने को मिली हम लोग को अपने मूवी में। तो अब बहुत ही क्यूरियोसिटी हो जाती है कि फंक्शन क्या है, कैसे है। बट समझो अब जब वो चीज़, उसका इंट्रोडक्शन, जब उसके ऊपर एक प्रॉपर, एक क्या कहते हैं उसको, एपिसोड जब उसके ऊपर बनता है, तो उस एपिसोड में बहुत ही चीज़ें अलग ही लेवल में मजा आती है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में फर्स्ट सीजन का एपिसोड नंबर 9, जिसमें नेड स्टार्क को मार देते हैं, तो वहां से चीजें बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट हो जाती हैं। तो वो एपिसोड पे आके ही पता चलता है कि चीजें कैसे बदल रही हैं। तो जब हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा फंक्शन यहाँ कैसे ये काम कर रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा आगे वाले चैप्टर का पार्ट है, बट एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है ब्लॉक स्कोप, कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है। ब्लॉक स्कोप बेसिकली मान लो इस ब्रैकेट्स को, कि जहां जहां ये ब्रैकेट्स दिखेंगे ये ब्लॉक स्कोप है। क्या यहाँ फंक्शन लिखा है? नहीं, यहाँ फंक्शन तो नहीं लिखा है। चलो मैं इस कोड को हटाता हूँ फिलहाल, ठीक है। क्या यहाँ फंक्शन लिखा है? नहीं। मैं यहाँ वैर लिख दूँ, वैर चिंटू, और इक्वल्स टू लिख दिया 12, ठीक है। क्या ये फंक्शन है? नहीं है। तो क्या इस ब्रैकेट के बाहर मैं वैर को यूज कर पाऊंगा? देखो देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग चिंटू, ठीक है। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो 12 लिख के आ रहा है, लाइन नंबर 13, देखो लाइन नंबर 13 पे, ठीक है। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वैर बोलता है मैं फंक्शन को देखूंगा,
और यहाँ मैंने फंक्शन नहीं लगाया, यहाँ तो खाली ब्रैकेट्स लगे हैं। और ब्रैकेट्स किस तरह काम आते हैं? ब्लॉक की तरह काम आते हैं। अब ब्लॉक को रिस्पेक्ट कौन कर रहा था? लेट और कॉन्स्ट। तो देखो मैं करता क्या हूं, मैं सिंपल सा वैर की जगह कन्वर्ट कर दूंगा इसको लेट में। जैसे ही मैंने इसको लेट में कन्वर्ट कर दिया, अब देखते हैं हम लोग आउटपुट। देखो अब क्या आ रहा है? चिंटू इज नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसा? क्योंकि जो अपने कर्ली ब्रैकेट से वो ब्लॉक थे, लेट ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है, मतलब वो कहता है मैं ब्लॉक के बाहर नहीं जाऊंगा। और मैंने कंसोल डॉट लॉग तो ब्लॉक के बाहर लिख रखा है। तो इसका मतलब मुझे अब वो चीजें मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। और बिल्कुल सेम चीजें कॉन्स्ट से भी हो रही हैं। देखो कॉन्स्ट बना दिया, अब अगर देखूं एरर अब भी सेम है, द चिंटू इज नॉट डिफाइंड। बट जैसे ही मैं इसको इसके अंदर शिफ्ट कर देता हूं, आप अगर देखूं, देखो 12 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट्स जो कि ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं, मैंने उसी के अंदर वेरिएबल बनाया भी है, मतलब कांस्टेंट बनाया भी है, और उसी के अंदर उसको यूज भी किया है। तो उस केस में वो चीजों को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, ये तो था अपना ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप के बारे में। ठीक है, चलो इतनी चीज तो समझ में आई। बट अब बात आती है कि वैल्यूज को चेंज करने की और अपडेट करने वाली बात। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज बताता हूं मैं। यहां मैंने लेट नाम से बनाया, मैं यहां इसको वैल्यू अपडेट कर सकता हूं। वैल्यू कैसे अपडेट करूंगा? मैं लिखूंगा, देखो यहां दो चीजें लिख रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग। मैं पहले कहता हूं एक्स को यहां कंसोल कर देना, और मैं कहता हूं एक्स इज इक्वल्स टू 120 दे दिया मैंने। देखो क्या मैंने लेट यूज किया? नहीं। क्यों नहीं यूज किया? लेट डिक्लेयर करने के लिए काम आता है। जब भी हम लोग पहली बार एक वेरिएबल को बना रहे होंगे, उस केस में हम लोग कीवर्ड का यूज करते हैं। अब एक बार नाम दे दिया तो मैं उसके नाम से बस उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकता हूं। मैंने बोल दिया अब एक्स की वैल्यू 120 रख लो। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो होगा क्या। अगर मैं कंसोल चेक करूं तो यहां मुझे दो वैल्यूज आएंगी, पहले 10 आ रही है, फिर उसके बाद आ रही है 120। पहली जो 100 आ रही है वो कहां से आ रही है? चाचा डॉट जेएस लाइन नंबर 5। देखो लाइन नंबर 5 में पहले ये प्रिंट किया है। अब देखो इससे आपको एक और चीज समझ में आ रही होगी, ये कोड कैसे लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले उसने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, एक्स नाम का, लेट कीवर्ड की मदद से, और उसको उसने वैल्यू दे दी 100। उसके बाद बोलता है प्रिंट करवा दो। ठीक है, प्रिंट करवा दिया। देखो लाइन नंबर 5 पे आ रहा है। 6 पे बोलता है उसको अपडेट कर दो। ठीक है, कर दिया। तो 7 पे अब वो बोल रहा है कि 120 जो है आपकी वैल्यू आ रही है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बेहतरीन। हम लोग बात करते हैं कॉन्स्ट के बारे में। अब देखो अगर मैं कॉन्स्ट बोल दूं इसको, देखो कॉन्स्ट लिख दिया मैंने, अब देखो आ जाएगा एरर। क्यों? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। देखो वो खुद कह रहा है कि भाई बात सुनो मेरी, तुमने बनाया है कांस्टेंट। कैसे पता जावास्क्रिप्ट को? क्योंकि आपने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया था। ठीक है, मतलब मैं वैल्यू अपडेट नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। तो फिर तुम यहां वैल्यू लाइन नंबर 6 पे कैसे अपडेट कर रहे हो? देखो अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो दिखा भी रहा है चाचा डॉट जेएस लाइन नंबर 6। मतलब वो बोला जो लाइन नंबर 6 पे जो तुमने जो फ्रेश फ्रेश जो हगा है, वो बहुत ही बेकार चीज है। आप कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप चेंज कैसे कर रहे हैं? तो उस केस में वो हम लोग को एरर देगा। अब ये चीज तो चलो बहुत बेहतरीन समझ में आ गई कि हाँ लेट से मैं डिक्लेयर भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। तो फिर बोलोगे वैर, वैर का क्या काम था? अब देखो वैर में ना एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? अब अगर देखो मैंने यहाँ लेट यूज कर लिया, ठीक है, लेट एक्स कर लिया। अब यहां अपडेट करने के लिए अगर मैं दोबारा लेट लिख दूं, देखो तो यहां प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? देखो आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। मतलब मैंने बताया था डिक्लेयर करते टाइम हम लोग कीवर्ड का यूज करते हैं, अपडेट करने के लिए मुझे कीवर्ड नहीं चाहिए होता है। बट यहां मैंने दोबारा लिख दिया, तो ये मुझे बोल रहा है कि भाई एक्स वाला जो कीवर्ड था, अपना जो एक्स वाला जो वेरिएबल था, वो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, तो तुम बार बार डिक्लेयर क्यों कर रहे हो? तो यहां ये मुझे एरर देगा, जो बहुत अच्छी बात है। मैं एक ही चीज को दो बार डिक्लेयर क्यों करूंगा? अपना कोड को मैं कंफ्यूजिंग क्यों बनाऊंगा? ठीक है, बट ये प्रॉब्लम वैर में नहीं थी, मतलब ये चीज वैर नहीं समझता था। देखो मैंने वैर एक्स किया 100, मैं यहां नीचे लाइन में फिर लिख देता हूं वैर एक्स इज इक्वल्स टू 120। अब कोई भी एरर नहीं है। अब एक ही कोड में मेरे दो वेरिएबल्स बन चुके हैं।
दोनों वेरिएबल्स के नाम भी दोनों सेम है। अब मैं चिंटू कह रहा हूं तो कभी चिंटू मुझे ये बॉक्स आ रहा है चिंटू के नाम पे, कभी जब मैं चिंटू बुला रहा हूं तो कभी वो एक वॉलेट आ रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक ही नाम के दो दो वेरिएबल्स हैं। कब कहाँ मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने देखा कि फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप, उन सब के हिसाब से मुझे अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, जिससे मेरा कोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए एक जो लास्ट कंक्लूजन जो हम लोग यहाँ निकालेंगे कि आज से, अभी से, इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद से कभी भी वैर कीवर्ड का यूज़ मत करना। कभी भी मत यूज़ करना, कभी मतलब कभी भी नहीं, दिमाग में बैठा लो ये बात। वैर कीवर्ड यूज़ करना नहीं करना है। तो क्या करना है? लेट एंड कॉन्स्ट। लेट कब करना है? जब आपको वैल्यूज चेंज करते रहने हो, ठीक है। कॉन्स्ट कब यूज़ करना है? जब कुछ ऐसी वैल्यूज सेव करनी हो जो जिंदगी में कभी चेंज ही ना हो, ठीक है। चलो, ठीक है, बहुत बेहतरीन। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई हम लोग को। अब आगे क्या है? डिक्लेयर करना तो आगे, चलो ठीक है। अब आगे जो है वो बिल्ट इन फीचर्स है, जो अभी मैं बात कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अभी हम लोग को सारी चीज़ें अब एकदम क्लियर हो जाएगी कि मैं कंसोल डॉट लॉग क्यों लिख रहा था, अलर्ट क्यों लिख रहा था, वो सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ जाएंगी। तो बिल्ट इन फीचर्स क्या होते हैं? अब देखो, बिल्ट इन फीचर्स, अब देखो अगर मैं इतनी चीज़ बताऊं, जो हम लोग कंसोल डॉट लॉग है, वॉन है, एरर्स हैं, अलर्ट है, प्रॉम्प्ट है। अब अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पहले पढ़ रखी है तो उसमें हर कोई ये चीज़ पढ़ाता है पहले कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। बट अगर मैं एक सिंपल सी और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ही नहीं। जी हाँ, कंसोल डॉट लॉग जो आप अपनी पूरी वेबसाइट में यूज़ करते ही रहते हैं, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। कंसोल डॉट वॉन ये भी नहीं है, एरर ये भी नहीं है, अलर्ट ये भी नहीं है, प्रॉम्प्ट ये भी नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर भाई ये है किसका पार्ट? ये है ब्राउज़र का पार्ट, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है? ब्राउज़र का पार्ट है। तो फिर जावास्क्रिप्ट में क्यों आती है? हम लोग ये कह सकते हैं कि वो ब्राउज़र का पार्ट है, बट उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ठीक है, मतलब है वो ब्राउज़र का पार्ट, बट वो जावास्क्रिप्ट के साथ इतने ईजीली और इतने अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड कर दिया गया है कि बहुत ही ईजीली हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब सबसे पहला फीचर देखते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग। अब देखो, अपनी ये वेबसाइट थी, इस पर कंसोल था। कैसे खोलते हैं? दो तरीके थे, या तो राइट क्लिक कर लो, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दो। जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो कंसोल टैब दिख रहा है, कंसोल पे क्लिक कर दो। ठीक है, या तो पहला तरीका ये था। दूसरा शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, ठीक है। तो भी हम लोग का कंसोल डायरेक्टली खुल जाएगा, मुझे एलिमेंट से कंसोल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपना कंसोल है, ये जो अपना एरिया ही अपना कंसोल है। यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड भी, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 3+3 और एंटर करूँ, देखो मुझे 6 आउटपुट दे रहा है। मतलब मैं यहाँ भी चीज़ों को लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, इतनी बात तो बहुत ही बेहतरीन है। रिफ्रेश कर लेते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहा है? अब लॉग देखो क्या है इधर, लॉग के आगे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, मतलब ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। अब जिसके भी आगे डॉट करके ऐसी चीजें लिखी होती है उसको कहते हैं मेथड्स। फिर अब मेथड क्या है? तो ये भी अपनी जो मूवी है, जो अपनी ये सीरीज है, इसके आगे वाले एपिसोड के पार्ट है। जब इसके कैरेक्टर पे हम लोग बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मेथड्स क्या हैं। फिलहाल के लिए ये मान के चलो कि ये तरीका ही है लिखने का। तो अगर मुझे कंसोल डॉट लॉक करवाना है, लॉक करवाना बेसिकली चीज़ों को प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। मतलब अगर मुझे कंसोल पे, अब कंसोल कौन है ये तो पता चल गया, कंसोल मतलब हम लोग के ब्राउजर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा? कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? पहले मैंने कंसोल लिखा, डॉट लगाया, और लॉग लिख के मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, पैरेंथेसिस। तो क्या ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है? हाँ जरूरी है। अगर मैं इसको ना लगाऊं तो वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इसका तरीका ही ऐसा लिखने वाला है। क्या कहते हैं इसको? मेथड कहते हैं। अब मेथड क्या होता है आगे आने वाले पार्ट में, क्योंकि वो फंक्शन से रिलेटेड है। तो जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तब मेथड भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल कैसे लिखते हैं? कंसोल डॉट लॉग लिखा, पैरेंथेसिस लगा दिया, हाँ लगा दिया। क्या ये अब सही है? हाँ अब सही है। इसके बीच में क्या करना है? जो भी लिखना है लिख दो। अगर मुझे कुछ मैसेज टाइप करना है तो बस सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। डबल कोट्स में लिख दूंगा कि हेलो फ्रॉम कोड की पाठशाला, ठीक है। अब अगर आउटपुट देखूं, देखो हेलो फ्रॉम कोड की पाठशाला, लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 20, बहुत बेहतरीन।
मतलब जो भी मुझे प्रिंट करवाना है लॉग पे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलो इतना पार्ट तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपना है कंसोल डॉट वॉन। वॉन क्या है? एक मेथड है। हाँ मेथड है। क्यों मेथड है? क्योंकि मैंने वॉन लिख के पैरेंथेसिस लगा दिए हैं, तो जिसके भी आगे पैरेंथेसिस लगे मतलब वो मेथड है। हाँ मेथड है। ठीक है, मेथड या तो फंक्शन दोनों में से एक है। ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करें आगे वाले में। ठीक है, तो अब इसको कैसे यूज करूंगा देखो, कॉपी पेस्ट करता हूं सिंपल सा, क्योंकि बस लॉक की जगह वॉन हो रहा है, तो मैं लॉक की जगह लिख दूंगा वॉन। वॉन बेसिकली स्टैंड्स फॉर वार्निंग। ठीक है, मुझे कुछ वार्निंग देना है कंसोल पे। देखो आउटपुट देखते हैं। देखो ऊपर जब मैंने लॉग लिखा तो वो नॉर्मली हेलो फ्रॉम कोड की पाठशाला लिख के आ रहा है। जब मैं कंसोल डॉट वॉर्न कर रहा हूं, देखो मुझे वार्निंग का एक सिंबल दिख रहा है और उसके अंदर ऑरेंज में लिख के आ रहा है हेलो फ्रॉम कोड की पाठशाला। ठीक है, मतलब मुझे कंसोल पे कुछ वार्निंग शो करनी है तो मैं कंसोल डॉट वॉर्न लिख सकता हूं। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तीसरा क्या है अपना? कंसोल डॉट एरर। तो ये तो अब चीजें आपको समझ में आई गई होंगी कि जब मुझे कुछ एरर भेजना है तो मैं सिंपल सा लिखूंगा कंसोल डॉट एरर। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, अब देखो सेम एग्जैक्ट मैसेज, बस रेड कलर में आ रहा है। जिससे हम लोग को समझ में क्या आता है एरर्स रेड कलर में क्यों होते हैं, वो जाहिर सी बात है कंसोल डॉट एरर मेथड का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कंसोल पे एक ही मैसेज को हम लोग ने तीन अलग अलग तरीके से शो करवा के देखा। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब अलर्ट। अलर्ट जो अब तक हम लोग यूज करते आ रहे थे, अब देखते क्या है। एक पॉपअप मैसेज शो करवाता है। मैं चाहता हूं अपनी वेबसाइट पे एक पॉपअप आ जाए, वो चीज को शो करवाने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? अलर्ट। अब देखो मैसेज आप बोलेंगे कंसोल में भी शो करवा सकते थे, बट कोई भी बंदा वेबसाइट जब यूज करता है तो वो कंसोल नहीं ओपन करता है, वो बस इसी में वेबसाइट में अपनी ऐसी स्क्रीन को खोल के देखता रहता है। तो मैं चाहता हूं एक ऊपर पॉपअप आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? अलर्ट फंक्शन का यूज करूंगा। कैसे यूज करते हैं? अलर्ट लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगा देते हैं। क्या लगाना जरूरी है? हाँ जरूरी है, जैसा भी हम लोगों ने बात की। नंबर लिखना है नॉर्मली लिख दूंगा। कुछ टेक्स्ट लिखना है तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर दिस इज अलर्ट। ठीक है, अब अगर मैं आउटपुट देखूं तो आउटपुट पे अब हम लोग का दिस इज अलर्ट लिख के आ रहा है। जैसे ओके क्लिक करूंगा वो चीज़ हट जाएगी। बहुत ही सिंपल। क्या मुझे कंसोल खोलने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्या यूजर ने देख लिया? हाँ देख लिया। तो ऐसे केसेस में मैं अलर्ट का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको ओके क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद लास्ट अपना है प्रॉम्प्ट। यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है, यूजर से इनपुट लेता है। अब देखो, अब तक यहां मैंने कोई भी इनपुट्स यूजर से नहीं लिए। मैं चाहता हूं यूजर से इनपुट लेना, तो प्रॉम्प्ट का यूज करूंगा। ठीक है, मेथड है या फंक्शन है। ठीक है, इसको कर लिया। इसके अंदर ये क्या करेगा? यूजर से एक इनपुट लेगा, मतलब कोई जवाब लेगा। तो कुछ जवाब लेगा तो कुछ क्वेश्चन भी तो पूछेगा। मैं बोल देता हूं कि भाई डबल कोट से सिंगल कोट जिसमें भी आप लेना चाहें, मैं लिखूंगा एंटर योर एज। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया फिलहाल। अब अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो रिफ्रेश करता हूं। पहले अलर्ट आया। क्यों अलर्ट आया? क्योंकि पहले अलर्ट चल रहा था लाइन पे, 24 पे अलर्ट था। ओके करता हूं। उसके बाद देखो अब क्या लिख के आ रहा है, एंटर योर एज। और उसके आगे मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है जिसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूं। और लिखने के बाद मैं ओके कर दूंगा तो ये चीज भी गायब हो जाएगी। अब आप बोलेंगे जो मैंने लिखा वो गया कहाँ? अब जब जो भी चीजें जाएंगी, अब देखो जो भी चीज मैंने वहां लिख के ओके की वो वैल्यू आ जाएगी इस प्रॉम्प्ट के पास। मतलब जहां भी ये लाइन नंबर 25 पे लिखा है वहां वो वैल्यू आ जाएगी। बोलेंगे ठीक है, वैल्यू तो आ गई, अब पर क्या? वैल्यू यूज कैसे करूं मैं? तो अभी मैंने बताया था वेरिएबल्स किस लिए यूज होते हैं, कि कोई भी चीज सेव करने के लिए वेरिएबल का यूज होता है। होता है, बिल्कुल होता है। वैल्यू किसके पास आ रही है? इस लाइन नंबर 25 पे आ रही है। ठीक है, तो इसको मुझे वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। बिल्कुल। कैसे? कुछ नहीं, इसके जस्ट आगे अभी हमने देखा कीवर्ड यूज करते हैं, लेट कीवर्ड। ठीक है, तो मैं लेट कीवर्ड का यूज करता हूं। ठीक है, इसको नेक्स्ट लाइन पे लेते हैं, लेट डेटा। डेटा नाम दे देता हूं और इक्वल्स कर दिया। देखो लेट वेरिएबल का नाम जो भी मैं देना चाहूं, और वैल्यू उसमें क्या आएगी? जो भी वो हम लोग को यूजर प्रॉम्प्ट से भेजेगा उसकी वैल्यू। और जब वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन में मैं बोल देता हूं कि कंसोल डॉट लॉग, मतलब कंसोल पे प्रिंट करवा देना डेटा को। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं
देखो कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ अपना, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार इसको अच्छे से। ओके किया, एंटर योर एज 12, 123 कर दिया। ओके अगर जैसे ही मैं करूँ, देखो वो रिफ्रेश नहीं हुआ है वैसे। अलर्ट किया 123, ओके करता हूँ, देखो 123 मुझे यहाँ आउटपुट दिख रहा है। हो सकता है वो आपके रिलोड में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, रिलोड एक दो बार करके देख लेना। ठीक है, तो देखो 123 यहाँ वैल्यू मुझे दिख रही है। कहाँ से? लाइन नंबर 26 है। देखो आउटपुट लाइन नंबर 26। इसका मतलब प्रॉम्प्ट यूजर से इनपुट लेता है और अपने पास रखता है, पर वो एक टेम्परेरी चीज है। जैसे ही अगर मैं उसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाता हूँ वो अपने आप को गायब कर देगा। बट मैंने क्या किया, वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। और मैंने बताया था वेरिएबल को एक नाम दे सकते हैं, चिंटू नाम दूंगा, जब जब चिंटू नाम से बुलाऊंगा वो चीज़ आएंगी। यहाँ मैंने नाम दे दिया डेटा। अब जैसे ही मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर डेटा बोला है, वो उस चीज़ की वैल्यू ला के दे देगा, मुझे डेटा नहीं बताएगा वो कि हाँ देखो चिंटू आके खड़ा है, नहीं चिंटू नहीं, चिंटू ने जो भी वैल्यू सेव कर रखी थी वो आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 123 मुझे यहाँ आउटपुट में शो हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज तो हम लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्ट इन फीचर्स के बारे में पता चल गया। 5 बिल्ट इन फीचर्स होते हैं नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती, बट ये मोस्ट यूज्ड चीजें होती हैं। तो अब जो इतने सारे जो बिल्ट इन फीचर्स थे, वो बिल्ट इन फीचर्स आ कहाँ से रहे हैं, मतलब ब्राउजर से तो आ रहे हैं, पर ब्राउजर दे कैसे रहा है? तो देखो यहाँ चीजें हैं। मैं इसको अगर यहाँ विंडो लिखता हूँ, WINDOW, जैसे ही मैं टैब पे क्लिक करके एंटर करता हूँ, देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत सारी। देखो अलर्ट आ रहा है, ठीक है, जो भी हम लोग ने पढ़ा एक चीज, बहुत बेहतरीन। क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, और क्लोज और कुकीज, ये सारी चीजें देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो हम लोग अब तक यूज भी कर रहे थे। लेंथ वाली प्रॉपर्टी, और ऑन क्लिक कमांड जो हम लोग ने इनलाइन सीएसएस में देखा था। तो ये सारी चीजें हम लोग को कौन ला के दे रहा है? विंडो नाम की चीज। और वो कौन देगा हम लोग को? ब्राउजर दे रहा है। ठीक है, देखो बहुत सारी, ये लिस्ट बहुत बड़ी है। ये लिस्ट स्क्रॉल करते जाऊंगे, स्क्रॉल होती रहेगी। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, जो हम लोग का जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो भी इसी का ही पार्ट है। तो विंडो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि बिल्ट इन फीचर्स आ भी कहां से रहे हैं। चलो अब बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है? देखो हम लोग कोड लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो हम लोग के कंप्यूटर या लैपटॉप को नहीं समझ में आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि उसको बस 0 1 जो बाइनरी लैंग्वेज है वही समझ में आती है। ठीक है, मतलब एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा मुझे, फिर तो मैं अपनी भाषा उसको कैसे समझा पाऊंगा? तो जो ट्रांसलेटर है वो बेसिकली ये दो बंदे हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, बहुत सिंपल। कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है? ट्रांसलेटर है, जो हम लोग के कोड को मशीन कोड या कंप्यूटर जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करा, ताकि कंप्यूटर जो है वो समझ पाए, और उसकी भाषा को हम लोग के लिए कन्वर्ट करा ताकि हम लोग उसकी चीजों को समझ पाए। ठीक है, एक ट्रांसलेटर की तरह काम आ रहा है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझते हैं। जो कंपाइलर है अपना भाई, वो क्या करता है? पूरा कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है, हर एक लाइन को कन्वर्ट करता है, मशीन कोड मशीन कोड मशीन कोड, मतलब जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें, और उसके बाद एग्जीक्यूट करवाता है। तो अब देखो होता क्या है। चलो पहले एक चीज समझना कि पूरा उसने कन्वर्ट किया फिर एग्जीक्यूट करवाया। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाता है। ये एक लाइन देखा, चेक किया, सही है, एग्जीक्यूट। दूसरी लाइन एग्जीक्यूट, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट। अब इसमें होता क्या, देखो थोड़ा प्रोसेस चेंज हो जाता है। कंपाइलर ने क्या, कंपाइलर ने ये किया कि उसने पहले पूरा कोड को कन्वर्ट किया। अब जब वो 100 लाइन का कोड रीड कर रहा है, तो उसको हो सकता है काफी टाइम लग जाए। तो कंपाइलर कोड कन्वर्ट करने में टाइम लगा देता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पूरा कोड एक साथ कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, बट जब वो कन्वर्ट हो चुका है, तो उसको पूरे 100 लाइन का कोड पता है कि इस पूरे 100 लाइन के कोड में क्या है। तो उसको वो काम करना बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। जैसे आपको चैप्टर पता है कि आपको चैप्टर में क्या है, तो आपको हर एक लाइन बार बार रीड करनी नहीं पड़ती। आपने एक बार अगर रीड करा होगा, आप पूरा चैप्टर इजीली बता सकते हैं। बिल्कुल वैसा कंपाइलर के साथ है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है? एक लाइन पढ़ा, समझेगा, बताएगा, दूसरी लाइन पढ़ा, समझेगा, बताएगा। तो जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, बट अब बात आती है जावास्क्रिप्ट इन दोनों में से कौन सा यूज कर रहा है? जावास्क्रिप्ट वैसे तो इंटरप्रेटर यूज करता है। अब ये कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक हो सकता है, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर यूज करता है, बट ब्राउजर की मदद से हम लोग इन दोनों चीजों का यूज करवा सकते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट दोनों को यूज करता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों को। कैसे करता है? अब आप कह रहे हैं इंटरप्रेटर भी यूज करता है,
बट वो दोनों भी यूज करता है। अब दोनों वो यूज कर पा रहा है जेट कंपाइलर की मदद से। हालांकि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब वो इंटरप्रेटर के ऊपर ही काम करती है, तभी हम लोग को हर कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता दिखता है और लाइन बाय लाइन चीजें, एरर्स भी हम लोग समझ पाते हैं। बट जो जीएस का जो इंजन है, जो बेसिकली ब्राउजर में है, वो कोड को जिट कंपाइलर के बेसिस पे कन्वर्ट करता है। अब JIT, इसका फुल फॉर्म क्या है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या होता है? देखो, जेएस इंजन कोड को रन होते वक्त ही कंपाइल करता है, मतलब वो रन भी करवा रहा है और वो एग्जीक्यूट भी तुरंत फटाफट करवाता जा रहा है। मतलब जो अपने इंटरप्रेटर और जो अपने कंपाइलर की जो पावर है वो दोनों मिक्स कर देता है। वो बोलता है जो काम दोनों लोग कर पा रहे थे अलग अलग, तुम दोनों लोग मिलके कर लो। तो होगा क्या? कोड कन्वर्ट भी बहुत फास्ट होगा और कोड एग्जीक्यूट भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, जिससे ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है अपने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का और अपनी वेबसाइट का, वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसलिए जेट कंपाइलर का यूज़ होता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। जेट कंपाइलर हर ब्राउज़र में होता है, चीज़ें यूज़ करते हैं, तभी अपनी जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, इतनी चीज़ तो हम लोग को क्लियर है। अब नेक्स्ट बात, तो बस, तो फिलहाल इस चीज़ों में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, बहुत ही डेप्थ में चीज़ें देखी, क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, एक ब्रीफ हिस्ट्री देखी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के बारे में, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलूंगा आपसे एक और नए, एक और इंटरेस्टिंग और एक और इन डेप्थ ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट को और भी ज़्यादा मास्टर कर रहे होंगे, और भी ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे होंगे। जो जावास्क्रिप्ट जो द लैंग्वेज का जो पार्ट है, उसको और इन डेप्थ एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए कोड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग लेक्चर में। और इस कोड के पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलती रहें। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।